बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुना पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और आज का प्रोग्राम भी हमेशा की तरह बड़ा ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त और इंफॉर्मेशन इंफरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है। और साथ ही साथ जनाब कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, हेल्थ सेगमेंट भी शामिल करेंगे। मैं हूँ उज़ैर मलिक। मैंने कहा मैं कह दूं, ये है उज़ैर मलिक, मैं हूँ माहम जाहिद। और यकीनन आपका दिन जो है बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में शुरू हो चुका होगा। हमारा तो बहुत ही अच्छा हो गया। आज इम्तियाज़ ने बड़ी ज़बरदस्त सी कॉफ़ी दे दी है। और कॉफ़ी ने तो नहीं, इम्तियाज़ हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो हेल्पर हैं वो हमें ये कॉफ़ी प्रोवाइड करते हैं। और देखें हमारी आंखें खुल गई हैं, होश आ गए, बड़ी ज़बरदस्त सी कॉफ़ी है। तो यकीनन आप लोग भी अपनी चाय कॉफ़ी लेकर प्रोग्राम जो है वो देख रहे होंगे। और आपको इस प्रोग्राम का अंदाज़ा तो है, सेहत की बात होती है, बैनुल अक़वामी ख़बरों पर भी हम नज़र डालते हैं। और हर मौजू जो कि आजकल सोशल मीडिया पर भी ज़ेर बहस है उसकी भी डिस्कशन होती है। लेकिन प्रोग्राम में जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवंबर 1947 जम्मू और कश्मीर की तारीख का, वो सयाबाब जब भारतीय रियासती सरपरस्ती में इंसानियत शर्मा गई। महाराजा हरि सिंह, RSS के मुसल्ला जत्थों और भारतीय फोर्सेस ने मिलकर जम्मू के मुसलमानों पर कयामत ढा दी। हज़ारों देहातों को जलाया गया, घरों को तबाह किया गया और लाखों बेगुनाह मुसलमान शहीद और हिजरत पर मजबूर हुए। तारीख गवाह है कि ये कत्लेआम कश्मीरियों की मुस्लिम शनाख्त मिटाने और पाकिस्तान के साथ इल्हाक की ख्वाहिश को कुचलने की मुनासिब साजिश थी। लेकिन आज़ादी के मतवालों का जज्बा आज दुनिया भर में यौम शहदाए जम्मू अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। ये नगमा आपने सुना, बड़ा ही ज़बरदस्त, बेहतरीन। और जानते हैं कि आज मुल्क भर में मौसम कैसा रहने वाला है। तो ओवर टू यू माम। जी बिल्कुल, चलते हैं और देखते हैं कि आज मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, क्या दर्जा हरारत रहेगा, कहाँ बारिश मुतवक्के है और कहाँ धुंध छाई रहेगी। तो चलते हैं और देखते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने की तवक्को है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे आबशारों और सब्जाजारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं मौसम सर्द और खुश्क रहने के अलावा रात के औकात में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। दर्जा हरारत की बात करें तो गिलगित में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 14 और कम से कम 1 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू का रुख करें तो स्कर्दू में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 7 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और धुंध छाए रहने का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे आज़ाद कश्मीर का मौसम, जहां बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलेंगे आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 23 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा जो पारा है वो है 15 और कम से कम 1 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और जी रुख कर लेते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी अजला में सुबह और रात के औकात में यहाँ भी मौसम सर्द रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 26 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर जी देखते हैं यहाँ टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा है 14 और कम से कम 2 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई अजला में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। और अब जिक्र हो जाए लहलहाते खेतों के देश पंजाब का, यहाँ पर अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो लाहौर में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 27 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद का रुख करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 26 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है।
मुल्तान का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 28 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है, ताहम मरी गिलियात में धुंध छाए रहने की तवक्को है। और अब जिक्र हो जाए रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान का, जहां पर बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा लिए चलते हैं जी आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 19 और कम से कम 1 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के शिमाली अजला में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहेगा। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबे सिंध का मौसम। यहाँ पर हम देख रहे हैं शहर कायद कराची में ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो है 34 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। तो मौसम की सूरत हाल आपने जान ली कि मुल्क भर में कहाँ पर कितना दर्जा हरारत रहेगा। अगर हम सियासी मंजरनामे पर देखें मुल्क की, तो यहाँ पर भी जो दर्जा हरारत है वो खासा हाई हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हुकूमत जो है वो 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए अमली तौर पर मुतहर्रिक हो चुकी है। और इस हवाले से आज हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने अपनी CEC यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर रखा है, जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे, जिन्होंने सबसे पहले एक्स पर इस हवाले से बताया था कि नून लीग का वफ्द उनसे मिला है और हिमायत की दरख्वास्त की है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। ज़रा ये बताते हैं कि 27वीं तरमीम को 7 नवंबर को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है, जबकि 14 नवंबर तक इस आईनी बिल को कौमी असम्बली से पास करवाने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन असल मसला ये है कि सियासी इत्तेफाक राय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और यहाँ सबसे अहम खिलाड़ी पीपल्स पार्टी है। हुकूमत अच्छी तरह जानती है कि NFC अवार्ड और जो सूबाई खुद मुख्तारी जैसे मामलात पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ काफ़ी ज़्यादा सख्त है। इसलिए वज़ीर आज़म ने सबसे पहले बिलावल भुट्टो से ताउन की दरख्वास्त की है, मगर पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी सूबों के हुकूक पर यकतरफा फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। अगर पीपल्स पार्टी ने लचक न दिखाई तो हुकूमत को NFC वाला हिस्सा तरमीम से निकालना भी पड़ सकता है। और यहाँ पर ही सियासत का सबसे दिलचस्प मरहला जो है वो शुरू होता है, यानी नंबर गेम का। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर नामुमकिन है। तरमीम के लिए हुकूमत को जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की हिमायत लाजमी दरकार नहीं है, हालांकि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर दरकार थी। अगर देखा जाए तो हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 237 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सिर्फ 224 वोट दरकार हैं। और इस सिलसिले में कुछ अहकामात भी जारी किए गए हैं, कुछ हिदायत भी जारी की गई हैं। और हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जितने भी मेंबरान असम्बली हैं, उनकी जमात के हैं, वज़रा हैं, मुशीर हैं, मुआवनीन खुसूसी हैं, उनको इस्लामाबाद से बाहर जाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद रहें। कल भी जब सेशन हुआ तो वो भी बड़ा भरपूर था और सारे अरकान असम्बली के अंदर मौजूद थे। यानी तमाम तर जो तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। और 26वीं आईनी तरमीम की अगर हम बात करें, वहाँ उससे कुछ इस तरह से मुख्तलिफ है कि तब तो आपको पता है मौलाना के दर पर सारे हाजिरी दे रहे थे, और वो तो मौलाना कहते थे खाना भी खिला रहे हैं, हलवा भी इन्हें पेश किया जा रहा है। PTI जा रही थी, फिर हुकूमत जाती थी, नकवी साहब जाते थे, मतलब दौर चल रहे थे बकायदा मौलाना के घर में। ना सब नजरें मौलाना फजलुर रहमान पर जमी रहती थी। अब वो वाली चहल पहल नहीं है। अब वो देखे ना, जब वो मखसूस नशिस्तों की जो तकसीम हुई है तो उसके बाद पीपल्स पार्टी अगर हामी भर ले और हिमायत कर दे तो आसानी से ये तरमीम जो है वो मंजूर हो सकती है। लेकिन पीपल्स पार्टी आपको पता है 18वीं आईनी तरमीम जो है उसका बड़ा क्रेडिट देती है, उसे अपने सर का ताज कहती है और वो कहती है कि हमने जनाब सूबों को खुद मुख्तार किया। तो इस क्रेडिट को क्या पीपल्स पार्टी लूज करना अफोर्ड कर सकती है या नहीं? और पीपल्स पार्टी अब देखें जी लचक दिखाती है नहीं दिखाती, इत्तेफाक राय जो है वो हो पाता है या नहीं हो पाता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जी प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करेंगे, बड़े खुसूसी गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, खाने पीने की बात होगी। तो लेट्स टेक अ ब्रेक। Stay with us. वेलकम बैक नाजरीन। मुआशरे की तरक्की उन्हीं लोगों की मरहून मिन्नत होती है जो दिन रात मेहनत करके मईशत का पहिया घुमाते हैं, लेकिन
अफसोस की बात यह है कि अक्सर यही मेहनतकश बुनियादी सहूलतों, ख़ास तौर पर सेहत, तहफ़्फ़ुज़, तालीम से महरूम रह जाते हैं और इन्हीं मसाइल के हल के लिए कायम किया गया है पंजाब एम्प्लॉयर्स सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इदारा जो मज़दूर के पसीने की कदर जानता है और उसे ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें फराहम करता है। ये इंस्टीट्यूशन मजदूरों की ज़िंदगी में कैसे हकीकी तब्दीली ला रहा है और आम मेहनतकश इस सहूलत से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर सलाउद्दीन, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल शादरा की। आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले मैं बताएं कि पंजाब एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन का बुनियादी मकसद, मिशन क्या है, किस तरह मजदूरों को फैसिलिटेट किया जा रहा है? ये हमारे 1965 के पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये जो इदारा है, दिस वाज एन ऑटोनमस बॉडी विच केम इनटू बीइंग, और ये लोगों को माली मुआवनत फराहम कर रहा है, तिब्बी मुआवनत फराहम कर रहा है। उसके अलावा हमारे और कई सिस्टर इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ कोलैबोरेशन करके बेसिकली दिस इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंड वेलफेयर ऑफ द मजदूर एंड हिज फैमिली। ओके। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ख़वातीन के लिए इसमें क्या सहूलियात हैं? यकीनन वो मैटरनिटी बेनिफिट्स भी होते हैं, तो इस तरह की कौन कौन सी सहूलतें अवेलेबल हैं? ख़वातीन के लिए हमारे पास एक रीसेंट इनिशिएटिव एक इदारे ने लिया है, मरियम नवाज़ वेलनेस क्लिनिक के हवाले से, जिसमें आपको पता है कि विमेन हेल्थ पे बड़ा फोकस किया जा रहा है। वो एक हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट की तरफ से इनिशिएटिव एक और है, मैटरनिटी लीव, जी। पेड मैटरनिटी लीव, 90 डेज़ की पेड मैटरनिटी लीव जो है वो पैसे ग्रांट करता है अपनी वर्क विमेन को। और उसके अलावा डिलीवरी से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं, दौरान प्रेगनेंसी जितना भी एंटीनेटल विजिट्स हैं, चेकअप हैं, उनके लिए जो हीमेटैनिक्स हैं, जो कि तशखीस के लिए जो टेस्ट्स हैं, उसके अलावा फिर देन सर्जिकल फैसिलिटी या डिलीवरी की जो भी फैसिलिटी, बहुत सारी यानी फैसिलिटीज हैं, मुख्तलिफ शोबा जाते हैं जो सबको कवर कर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये भी क्लियर कीजिएगा कि कौन से मजदूर जो हैं ये सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल से इलाज करवा सकते हैं, और किसी के पास कार्ड है या नहीं है, अगर नहीं है तो किस तरह से हासिल किया जा सकता है, इसमें भी रहनुमाई करें। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले हमारे इंस्टीट्यूट जो था हमारी तरफ से ये था कि आप कम से कम जिनके वर्कर्स 5 या मोर वर्कर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं इस पैसी के साथ। लेकिन अब वो रिड्यूस करके नंबर 2 या 2 से ज़्यादा जिनके वर्कर्स हैं, दे शुड गेट देमसेल्व्स एफिलिएटेड विद द पैसी। उसमें ये होता है कि हमारे ऑफिसर्स और हमारी टीम्स, मॉनिटरिंग टीम्स जाती हैं, उनको वहाँ पे असेस करती हैं, फिर उनके वर्कर्स के कार्ड्स बनते हैं, और उसमें ये होता है कि 6% ऑफ देयर वेजेस, मंथली जो उनकी सैलरी है उसका 6% जो है वो एम्प्लॉयर खुद से पे करता है पैसे को, जिसके बेसिस के ऊपर उनको हर किस्म की हेल्थ एज वेल एज फाइनेंशियल बेनिफिट्स। और एम्प्लॉयर्स को किस तरह से बाउंड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो टैक्स चोरी का भी बड़ा रिवाज है और लोग कोशिश करते हैं कि ना ही देने पड़े, कुछ जेब से ना जाए। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपके एक कंपनी है और आपने उसमें 12, 20, 25 मजदूर भी रखे हुए हैं, आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है क्योंकि कोई मौके पे हादसा हो सकता है। अदरवाइज देयर आर सो मेनी इलनेसेस जो प्रिवेल करती हैं, और ये खाली मजदूर के लिए नहीं है, दिस इज फॉर हिज फैमिली व्हिच इंक्लूड्स द स्पाउस, द किड्स एज वेल एज द पेरेंट्स। बच्चे ये तो आपने बता दिया कि फैमिली, और ये कोई आम मजदूर जो किसी कंपनी से मुंसलिक भी ना हो, वो कैसे रजिस्टर हो सकता है, उसके लिए क्या क्या सहूलतें और वो क्या तरीकाकार है? फिलहाल हम डायरेक्टली एक सिंगल पर्सन जो जैसे आपके वर्कर्स घर पे अपॉइंट करें काम करने के लिए, उनकी फिलहाल तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, और उस पर हम मे बी इन फ्यूचर हम कुछ कर सकें। बट बेसिकली जो एम्प्लॉयर्स ने अपने पास एम्प्लॉयज़ रखे हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि फैक्ट्री वर्कर्स हैं या छोटे लेवल का भी है, जैसे पहले 5 मिनिमल एम्प्लॉयज़ थे, लेकिन अब वो 2 पे कर दिए गए। यानी अगर आपकी एक दुकान ही है जिस पे आपने 2 से 3 लड़के काम करने के लिए या खवातीन रखी हुई हैं, तो आप उनकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और बेसिकली इसमें एम्प्लॉयर का बहुत फ़ायदा है कि उसका अपना पीस ऑफ माइंड है कि जो उसका एम्प्लॉई है एट द टाइम ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी डेथ, इन केस ऑफ एनी डिसेबलमेंट, ठीक है, उसकी फैमिली और वो हिमसेल्फ सिक्योर्ड है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल्स हैं, इसमें जो कोई आम शहरी आता है जिसके पास कार्ड नहीं है या वो उस मजदूर तबके में फॉल नहीं करता,
लेकिन हकदार है, तो उसको किस तरह से डील किया जाता है, किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उसका तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ेकार ऐसे है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अगर हमारे पास कोई एक्सीडेंट और ट्रॉमा का पेशेंट आता है, लैंड करता है हॉस्पिटल में, या कोई लेबरिंग पेशेंट इस तरह से लैंड करता है कि जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी हेल्थ फैसिलिटीज़, तो हमारा जो महकमा है उसमें ये प्रोविजन है कि हम उनको बिना रजिस्ट्रेशन के भी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। ठीक है। अच्छा, ये भी हम देखते हैं बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें माजूरी भी होती है, किसी की वफात हो जाती है, उस सूरत में क्या क्या सहूलतें प्रोवाइड की जाती हैं? माजूरी या वफात की सूरत में भी है मल्टीपल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स, लाइक हम डेथ ग्रांट देते हैं, डिसेबलमेंट ग्रेजुटी है, कंप्लीट डिसेबलमेंट पेंशन है, और उनके लवाहिकीन के लिए और मज़ीद बेनिफिट्स की सूरत में जैसे कोई सिकनेस अलाउंस है अगर हॉस्पिटल में किसी ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हुए हुए हैं, विडोज़ के लिए हमारे पास इद्दत अलाउंस है। सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स। उसके अलावा बच्चों की किफ़ालत के लिए भी पेंशन के अलावा उनके पढ़ाई से रिलेटेड उनको फाइनेंस करते हैं, इवन देयर एडमिशंस इन द मेडिकल कॉलेजेस, देयर स्टडीज़, उसको फाइनेंस करता है। तो राशन कार्ड वगैरह भी आपके अंडर आते हैं? यस, वो 13 न्यू इनिशिएटिव्स वो जो सीएम जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत के अंदर, और जो हमारी लेबर डिपार्टमेंट की टीम है अंडर द काइंड गाइडेंस ऑफ आवर कमिश्नर मोहम्मद अली, उन्होंने ये जो 13 इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके अंदर राशन कार्ड वाज द टॉप मोस्ट, जिसके अंदर मरियम नवाज राशन कार्ड में ये था कि हर महीने रोज़मर्रा के माहाना अखराजा जो खुर्दोनोश की जो अशियाँ हैं उनके लिए 3000 की सब्सिडी जाती है वर्कर को, विच इज़ पेड टू हिम डायरेक्टली इन हिज अकाउंट। ठीक है ना। सो दैट वाज अ वेरी बिग इनिशिएटिव। फिर मरियम नवाज वेलनेस क्लिनिक का एक इनिशिएटिव था। दूसरी दफ़ा और तीसरी जगह पे हमारे 3 न्यू हॉस्पिटल्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, रहीम यार खान में, कसूर में और सरगोदा में। और जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल्स हैं उनकी अपलिफ्टिंग हो रही है, उनके अंदर इक्विपमेंट परचेज, दैट इज ऑल बीइंग डॉक्टर साहब बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हैं और बड़ा अच्छा इलाज मुआलजा जो है फराहम किया जा रहा है। तो ये बताइए कि ये जो फंड्स हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से ही होते हैं या ये फिर आपका डिपार्टमेंट खुद से भी जनरेट कर रहा होता है? जिस तरह से हम कुछ हॉस्पिटल्स का मॉडल देखते हैं कि वो शाम में कुछ इस तरह की उन्होंने प्राइवेट क्लिनिक शुरू किए होते हैं, डॉक्टर्स शाम में भी बैठते हैं, फीसेस ली जाती हैं, उसमें डॉक्टर्स को भी हिस्सा मिलता है, हॉस्पिटल को भी मिलता है। कुछ और भी तरीकेकार हैं जैसे आप फंड्स जनरेट करते हैं या ये गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है सारा? नहीं, इट्स नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट इसको फाइनेंस नहीं कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वर्कर्स हम रजिस्टर करते हैं 6% ऑफ देयर सैलरी इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, 6% ऑफ देयर मंथली सैलरी इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द डिपार्टमेंट, जिसकी हमारे में एक कलेक्शन डिपार्टमेंट भी है ना, इन एडिशन टू प्रोविजन ऑफ सर्विसेज जो हमारा कलेक्शन करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स है फॉर जनरेशन ऑफ फंड्स, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्रैक्टिस जो आप इवनिंग में बात करें उसमें हमारे स्पेशलिस्ट्स को, कंसल्टेंट्स को ये फैसिलिटी है कि वो हॉस्पिटल प्रेमिसेस में ही इवनिंग टाइमिंग को यूटिलाइज करके अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सके। उसमें वही जो पब्लिक सेक्टर के अंदर भी 70-30 या जो शेयरिंग बेसिस होती है उसके ऊपर हॉस्पिटल में भी फंड्स जनरेट होते हैं और उनकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी चलती रहती है। सो दिस इज द वे बहुत ज़बरदस्त काम जारी भी है। और मरियम नवाज की अगर हम बात करें तो वो तो फलाही कामों में बहुत पेश है, आवाम के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात फराहम कर रही है। बल्कि आपको मैं ये एक पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगी कि मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस कि हमारा इवनिंग ओपीडी का इनिशिएटिव भी है। वाली थी कि ओपीडीज के हवाले से वो क्या आगे इवनिंग ओपीडी का एक इनिशिएटिव है जो कि जुलाई 2025 से स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर पहले सिर्फ 8 से 2 बजे तक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट पेशेंट्स की नीड को कैटर करता था और फ्रॉम 2 o'clock ऑनवर्ड्स हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता था। बट अब मरीजों ही को फैसिलिटेट करने के लिए दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के टाइमिंग्स को एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें हमारे कंसल्टेंट्स बैठते हैं और वो पेशेंट जो कि सुबह के वक्त नहीं आ सकते, छुट्टी और ये मसलों के हिसाब से, और दूसरी बात है कि सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट के ऊपर प्रेशर और लोड भी कम हो गया क्योंकि कुछ मरीज उसी में से ही इवनिंग शिफ्ट में आना प्रेफर करते हैं, तो उनको आप ज़्यादा तसल्ली से भी देख सकते हैं। ज़ाहिर है पेशेंट डॉक्टर लोड भी कम हो गया। सो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए ये इदारा तो सरगर्म है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इनिशिएटिव हैं जो कि लिए गए हैं या लिए जा रहे हैं इन फ्यूचर? रिगार्डिंग पैसे के हवाले से अगर आप बात करना चाहते हैं, पैसे के हवाले से देखें, अब तो आप हमारे जो डिपार्टमेंट है इसने जॉइंट वेंचर किए हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ। अगर आप वर्ल्ड में देखें इंटरनेशनली तो आप देखें जॉन हॉपकिंस के साथ एक जॉइंट वेंचर है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का एक सेंटर जो है दैट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, 60 बेडेड
उसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के साथ MOU साइन किया है, एंड दैट इज़ फॉर द हेल्थ ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। बेसिकली जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मरीजों को हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। उसके अलावा हेल्थ सर्विसेज एकेडमी विच इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान विद ग्रांट डिग्रीज, उसके साथ MOU हुआ है, और हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग है अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोविजन एकेडमिक लेवल के ऊपर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके डॉक्टर साहिबा, यकीनन बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे मजदूरों के साथ वर्क प्लेसेस पर ज़्यादती बहुत होती है, ज़्यादा काम करवाया जाता है, और डेली वेजेस के अगर हिसाब से हम देखें तो वो भी उनके हुकूक कहीं ना कहीं सल्ब हो रहे होते हैं। उस हवाले से भी कोई ना कोई इकदाम किए जा रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सहूलियात। आपकी यहाँ लेबर डिपार्टमेंट की डोमेन है? मेरे ख्याल में ये लेबर डिपार्टमेंट की डोमेन है, क्योंकि ये हमारे हॉस्पिटल से इसका कोई रिलेटेड, लेकिन डेफिनेटली व्हेरेवर देयर इज सम काइंड ऑफ हरासमेंट और कुछ रिपोर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली CM पंजाब की टीम, मॉनिटरिंग टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो देयर एंड देन दे टेक नोटिस ऑफ द इशू एंड गेट इट फिक्स्ड। जैसे कि मजदूरों की सैलरी को भी इन्हेंस किया गया, जो कि पहले कम थी, और फिर दे हैव द मॉनिटरिंग टीम्स जो जाके छापे मारती हैं एंड दे लुक इनटू द मैटर। आप डिपार्टमेंट के पास भी कोई इम्प्लीमेंटेशन की अथॉरिटी है? हमारे पास इस तरह से डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की अथॉरिटी तो नहीं है, बट डेफिनेटली वी आर इन लाइजॉन, पेसी जो है इन लाइजॉन विद दोस मॉनिटरिंग टीम्स, जो कि अगर हमारे तक कोई शिकायत पहुंचती है तो डेफिनेटली वो कन्वे कर देते हैं, कन्वे करते हैं, वी फॉलो इट कि द एक्शन हैज बीन टेकन। अगर हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो कैंसर के पेशेंट्स के लिए क्या बड़ा महंगा इलाज है, बहुत महंगा इलाज। ओह यस, कैंसर जो ऑन्कोलॉजी जो है उसमें आप देखें कि हमारा पंजाब में मुल्तान रोड के ऊपर सोशल सिक्योरिटी टीचिंग हॉस्पिटल है, उसके अंदर देयर इज़ अ बिग ऑन्कोलॉजी यूनिट। हमारे पास ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हैं, और ऑन्कोलॉजी के हवाले से जितनी भी कैंसर की अद्वियात हैं, जो ट्रीटमेंट हैं, जिसमें कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, दैट इज़ अवेलेबल देयर इन देयर देन विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो तशखीस के लिए यानी डायग्नोसिस के लिए जो आपको CT स्कैन है, MRI है, गैमा स्कैन है, बोन डेंसिटी स्कैन्स है, ऑल दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल विद इन पेसी। ठीक है, और मरीज़ों को जो बेसिकली तो मैक्सिमम हम प्रोवाइड करते हैं ट्रीटमेंट, और अगर कोई ट्रीटमेंट बिल फर्ज इट्स ऑफ रीसेंट एडवांसेस एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल इन पेसी बट इन गवर्नमेंट अवेलेबल है, तो उसके लिए हम पेशेंट को रेफर करते हैं और रीइंबर्स करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि जो भी उसका खर्चा होगा दैट होल एक्सपेंस इज बीइंग borne by the department। अच्छा, मुल्तान रोड पे जो आपका हॉस्पिटल है सोशल सिक्योरिटी का, उसमें तो हमें कार्डियक का नज़र आता है, उसके अलावा कहाँ पर जो दिल का आर्जा है उसके हवाले से ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है? कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये फैसिलिटी मौजूद है सोशल सिक्योरिटी के? देखें, कार्डियक सेंटर्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेंटर्स। यू कैन नॉट प्रोवाइड दैट फैसिलिटी एवरीवेयर, यू कैन नॉट मेक अ कार्डियोलॉजिस्ट और अ कार्डियक सर्जन सिट एनीवेयर इन एवरी हॉस्पिटल। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी देख लें तो वहाँ पे भी PIC एक अलहदा स्टेट ऑफ द आर्ट या जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना। तो पेसी के अंदर हमने जो रहमतुल्लिल आलमीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया है 60 बेड्स पे मुश्तमिल, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। हमारे सारे जो पंजाब के रेफरल्स हैं इनिशियल जो हमारे बाकी हॉस्पिटल से, जब व्हेन वी आइडेंटिफाई कि ये कार्डियक पेशेंट है और इसको कार्डियक एलिमेंट है और ही नीड्स अ वैल्वुलर रिप्लेसमेंट सर्जरी और अ कार्डियक बाईपास सर्जरी, तो फिर हम उनको रहमतुल्लिल आलमीन में रेफर करते हैं। और इसी रेफरेंस से मैंने आपको बताया है कि एक जॉइंट वेंचर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका के साथ हमारा चल रहा है, जिसमें एक 60 बेडेड हॉस्पिटल फॉर द रूमेटिक हार्ट डिजीज को केटर करने के लिए दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। सो आई गेस दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फ्रॉम द पेसी पॉइंट ऑफ व्यू। और अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी तक कितने मजदूर रजिस्टर हो चुके हैं, अगर आपके पास कोई मोटा कोई हाँ, अराउंड 1.8 मिलियन सिक्योर्ड वर्कर्स आर देयर जो कि हमारे पैसे के साथ रजिस्टर्ड हैं, और अगर आप उनके फैमिली मेंबर्स को देखें तो दैट मेक्स अराउंड 8.7 मिलियन। ठीक है, जिनको हम तिब्बी सहूलियात फराहम करते हैं, मेडिकल एज वेल एज बाकी जो आपको मैंने बताया कि उसमें डेथ ग्रांट है, मैरिज ग्रांट है, इवन आप हज बैतुल्ला का जो सफ़र है, विल वी हैव द लकी ड्रॉज फॉर दैट, हम अपने उनको भेजते हैं। मरीज़ों के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हैं शामिल हमारे पास, उसके अलावा इद्दत के बेनिफिट्स मतलब खातून को हम। अच्छा, तालीमी वज़ाइफ की बुनियादों पर भी कुछ ना कुछ सहूलतें प्रोवाइड की जाती हैं? एग्जैक्टली हमारी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, है ना, उसमें उसके तहत हमारे स्कूल्स हैं जिनमें उनको एजुकेशनल असिस्टेंस फराहम की जाती है बच्चों को और बच्चियों को, और फिर उन मेरिट के ऊपर स्कॉलरशिप्स हैं जिनको में हम उनको आला तालीम के लिए मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में
और जो उसका जितना भी खर्चा है वो महकमा बेयर करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो भट्टों पे काम कर रहे होते हैं मजदूर, ये भी सोशल सिक्योरिटी के पास रजिस्टर्ड हैं? और एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि जो मालिक है उसको आपके पास आना होता है या आपकी टीम्स भी जाके उन्हें कहती हैं कि आपको लाजमी हमारे साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा अपने वर्कर्स की वेलबींग के लिए? बिल्कुल, इट्स अ म्यूचुअल काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है ना। हमने जो मॉनिटरिंग टीम्स अपनी बनाई हुई हैं, जो कलेक्शन टीम्स बनाई हुई हैं, उसमें हमारे ऑफिसर्स और उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो दे गो, दे विजिट, दे इंस्पेक्ट, दे कन्विंस देम। फिर कुछ लॉज भी हैं इससे रिलेटेड, और फिर अगर एम्प्लॉयर हिमसेल्फ बड़ा सेटिस्फाइड होता है कि अगर उसके वर्कर की हेल्थ सिक्योरिटी हो, बिकॉज ऑन जॉब या कहीं पे कोई भी हादसा हो सकता है, सो दे आर कन्विंस्ड कि हाँ इट्स वेरी मच बेनिफिशियल टू गेट रजिस्टर्ड विद पैसी। और फिर वो जो हमारी मॉनिटरिंग और कलेक्शन टीम्स हैं, दे मेक श्योर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्कर्स कि उनकी रजिस्ट्रेशन हो और फिर प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज़ हों, और इट्स अ म्यूचुअल काइंड ऑफ अ थिंग, आई गेस इट्स अ बेनिफिट फॉर विन विन सिचुएशन फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है ना। वरना अगर एक एम्प्लॉयर के 2-3 एम्प्लॉइज जख्मी हालत में या बीमारी में छुट्टी कर रहे हैं, उनका खर्चा है, तो हु हैज़ टू बेयर ऑल दोस एक्सपेंसेस? म्यूचुअल है और उनका भी फायदा है, और फिर जाहिर है मजदूर का तो फायदा है, और मजदूर ही की तो बेसिस पे पाकिस्तान है। मजदूर की बेस पर ही तो सब मामले चल रहे हैं, मईशत का पहिया जो है मजदूरों के सर पे ही चल रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना आपके वक्त का, और जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं और मजदूरों के लिए इतनी सहूलियात प्रोवाइड हैं, पैसे की जानिब से इतना काम किया जा रहा है, और हेल्थ के लिए जी इतना बेनिफिट अगर मिल रहे हो मजदूरों को, तो बहुत ही ज़बरदस्त। महम, आप मरियम नवाज की तारीफ कर रही थी, तो यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा, आप पहले देखती थी कि किसी बड़े चौक चौराहे में मजदूर ज़मीन पे बैठे होते थे, कोई पेंट वाला है, कोई मजदूर है, लेकिन अब आपने देखा कि उनके लिए शेड लगाए गए हैं, बेंचेस बनाए गए हैं। हालांकि इस डोमेन में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि उन्हें रोज़गार मिल सके, लेकिन ये हुकूमत की संजीदगी जाहिर करता है मजदूरों के हवाले से कि हुकूमत उनके हुकूक को लेकर उनकी बेहतरी के लिए किस कदर संजीदा। यकीनन, और यहाँ पे वो मैं जिक्र करते तजावुज़ात के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया गया। मतलब मरियम नवाज़ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही हैं, फलाही कामों में हम देख रहे हैं हर शोबे में वो बहुत पेश हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सहूलियात फ़राहम कर सकें, और ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, और जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था कि आज जी खानों की बात होने वाली है प्रोग्राम में, और मज़ेदार खानों की बात होगी। लाहौर वो शहर जहां जायके भी ज़िंदा हैं और रिवायात भी, इन्हीं जायकों को नया रंग और नया अंदाज़ देने वाली हैं आज की हमारी ख़ास मेहमान, एक ऐसी बाहिम्मत खातून जिन्होंने किचन को सिर्फ चूल्हा नहीं बल्कि ख्वाबों की ताबीर बना दिया, जिन्होंने मेहनत, लगन और ज़ौक़ से घर के जायकों को एक कामयाब कारोबार में बदल दिया है। इनका ताल्लुक़ लाहौर की मारूफ भट्ट फैमिली से है, एक ऐसी फूड लवर फैमिली जो मेहमान नवाजी और रिवायती खानों के लिए जानी जाती है। और सबसे खूबसूरत बात, वो मैडम नूरजहान की लाडली बेटी ज़िले हुमा की बहू हैं, और एक ऐसे घराने से हैं कि हिस्सा जहां हम समझते हैं कि वहां फ़न ज़ौक़ और रिवायत एक साथ ही परवान चढ़ती है। और हम ये तो बड़ा मशहूर है ना कि दिल का रास्ता मैदे से होकर जाता है, और हमारी मेहमान ने इस बात को अपनी ज़िंदगी का लगता है फ़लसफ़ा बना लिया है। उन्होंने शौक़ को पैशन और किचन को बिज़नेस में बदलकर अपना मुनफरिद ब्रांड, ये घर का है, तख्लीक किया। आज वो सिर्फ एक शेफ़ नहीं बल्कि ख़वातीन के लिए हौसले, खुद एतमादी और कामयाबी की भी मिसाल है। और हमें फ़ख्र है कि आज हमारे साथ वो शो में मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, तो उन्हें वेलकम कहते हैं। आशा अली भट्ट साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वैसे तो भट्ट फैमिली को फूडी फैमिली ही कहा जाता है, तो आपको बचपन से ही घर में आपके इस तरह का माहौल था, खानों का शौक हुआ, या फिर शादी के बाद आप में ये डेवलप हुआ खाने पकाने का शौक? नहीं जी, अभी आपने कहा ना भट्ट फैमिली जो होती है, कश्मीरी फैमिली, वो फूडी होती, तो नेचुरली बचपन से ही अपनी अम्मी को, खालाओं को, पप्पो को खाना पकाते देखा, तो इट वाज इनबिल्ट, बचपन से था। और फिर लकीली मैं शादी होकर भी भट्ट फैमिली में आई, तो उधर भी यही सब जोरों क्रोश के साथ जोर था। तो फिर कुछ ऐसा फील ही हुआ कि मैं ससुराल में, घर से मतलब के ससुराल में आई हूँ। इससे अच्छा, तो ये जर्नी का आगाज कैसे हुआ? कैसे आपने सोचा कि मैं एक ब्रांड बनाऊं, और फिर खानों का सिलसिला शुरू हो गया? फैमिली के लिए तो था ही, मतलब कमर्शियल बुनियादों पे आपने कब से शुरू किया? मेरी जिंदगी में कोई चीज़ प्लान्ड नहीं होती, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अनप्लान्ड और बड़ी अच्छी होती हैं। सो इट वाज आल्सो अनप्लान्ड, कभी सोचा नहीं था। सोशल मीडिया पे आपको पता है कि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स आ गए थे, फूड फॉर्म्स,
बस उधर पोस्ट किया और बस सबने कहा कि आप बनाती हैं खाना तो बस आप देना भी शुरू करें। वाह। दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। चलें, आपने तो ये बात ठीक की है कि आप वैसे इत्तफाकिया तौर पर है, वरना लोग तो कहते हैं हमारा शुरू से मिशन था, यानी हम जब छोटे से थे तब से हमारा ये गोल था। नहीं, हमने ऐसा ये कुछ करना। नहीं था, बट ये ज़रूर था कि जब अम्मी ने सिखाना शुरू किया तो आजकल जी। की लड़कियों को क्या होता है, फ़ोन कान पे होता है और अम्मी ने जो कह दिया पका रही और सहेलियों से या बात कर यूट्यूब रही ने हैं। जो बता दिया। एग्जैक्टली तो उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, तो जब अम्मी ने कहना कि 2 प्याज काटो, अब प्याज काट के उसको फ्राई करते हुए इंसान क्या करता, बोर होता है, तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ लाइक वाह। मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया कि मैं किसी कुकिंग शो में हूँ। सो नाउ आई थिंक कि ये उस समय मैंने मैनिफेस्ट किया था, तो Manifest आज किया था, yes. ये हो रहा है। बिकॉज खड़े में ना प्याज को फ्राई करें तो क्या करें, तो फिर ये होता था अच्छा आज 2 प्याज काटे, अब आप इसको इतना ऑयल, सो आई डोंट नो, बचपन में और शायद ये यकीनन था। यही जज्बा है, और आप एक मिसाल है सब खवातीन के लिए जो कहती हैं कि जी हम ना प्यारे लग सकते हैं, या हम प्यारे लग सकते हैं, या हम खाना नहीं जी, बना सकते हैं। आप माशाल्लाह इतनी गुड लुकिंग भी हैं और खाना भी बनाना, और फिर इस तरह से यकीनन सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। अब ये जो ब्रांड है ये घर का है, ये यकीनन वो नाम बोलते हुए कोई एहसास पीछे झलक रहा है कि आपने ज़रूर कोई सोचा होगा, कोई ऐसा आइडिया होगा। नहीं, जब नाम की बारी आई मैं हर जगह ये कहती हूँ, ये नाम मुझे मेरे सबसे छोटे देवर कुकी ने दिया है। हम लोग किसी तरह रात को बैठे हुए, अब था कि ब्रांड का नाम क्या रखे, बच्चों से पूछ रहे हैं, वो किचनेट, आयशा's किचन, ये कुजीन, सो वो मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, मतलब फील नहीं आ रही थी। तो उसने कहा कि भाभी आप रखें, ये घर का है। ऐसे कुकी इतना लंबा नाम, ये घर का है, कोई कैसे ले सकता है। कहते हैं यार आपसे कोई खाना बनवाता है तो आप क्या कहती हैं, घर का है। घर का है। यस। सो इट स्टार्टेड इन 2014 और माशाल्लाह अगर आप सोशल मीडिया देखें ना, हर एक ने फूड पैंडा से लेके हर जगह पे ना घर 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 आता है। सो अब वो भी अच्छा लगता है कि जो एक रिवायत थी ये घर का है, उसको हम लोगों ने रिलीव किया और अब पीपल दे आर फॉलोइंग दैट। अच्छा, तो आमना साहिबा, आपने जब ये किचन से बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाया तो सबसे बड़ा आपको मतलब चैलेंज क्या दरपेश हुआ? मतलब आपने अभी तो बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया इस चीज़ को, आप खुद को मतलब कुकिंग करना तो आपको इतना मुश्किल कभी नहीं लगा होगा चूंकि आपने बताया, लेकिन लोगों को अपने जायकों का गर्विदा बनाना, ये फन किस तरह से आप? देखिए ये बहुत मेहनत का काम है। अपनी जो एक रेसिपी है लोगों के साथ, मुझे जो अल्हम्दुलिल्लाह कोई चैलेंजेस ऐसे नहीं आई, बट क्लाइंट सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। उसको टेस्ट पैलेट उसका डेवलप करना या उसको एजुकेट करना, मेरे ख्याल से हर काम में, हर फील्ड में टू एजुकेट अदर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। खाने का अगर कोई कहता है ये इस तरह नहीं है, इवन की बात करती हूँ, रान के गोश्त की बात करती हूँ तो लोगों को बहुत पसंद होता है रान के, मुझे वो ड्राई लगता है। सो मैं उनको कहती हूँ अच्छा रान की गोश्त का आप पुलाव ना बनाएं, इसमें आप मच्छी डलवाएं, इसमें गर्दन का गोश्त है। सो वी नीड टू एजुकेट पीपल। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, एक चीज को बताना, और अगर कोई इस पर अड़ गया तो फिर मैं कहती हूँ इस टोटली। अच्छा मम्मी, आप ये ना कहिएगा कि जो गोश्त कटवा के लाना है वो भी काम आप करती मैं करती थी। आपको पता है कि कौन कौन सा हिस्सा जो है बड़ा अच्छा मैं है? करती थी। अच्छा। मैं इनिशियली जब मैंने काम शुरू किया तो मैं रोज अपने अल्लाह जन्नत से कि मैं अपने फादर को फोन करती थी 9 बजे, और मैं कहती थी अब्बू मैं गोश्त लेने जा रही हूँ, मुझे ना सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, जो आप लेके आते वो नहीं। अच्छा। तो डेली मैं अपने अब्बू से बात करती थी और मैं लिखती थी इतना गोश्त होना चाहिए, इतना ये आपको देगा, सफाई करने के बाद इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। सो मैं जब गोश्त के पास जाती मैं उनको कहती थी आज मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी, आज मैं पूरा लेके जाऊंगी। हालांकि कसाई के पास जाके कोई ये दावा नहीं कर सकता। कर नहीं सकता। अच्छा उनका क्या होता है, करके एक बोटी साइड में कर दी और ये करे, नहीं नहीं ये डलवा ले, मैं कहती नहीं, मैंने पैसे दे रही हूँ, मैंने वो लेके जाना है जो मेरा दिल करेगा। सो मैं रोज अपने अब्बू से ना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। यकीनन आयशा साहिबा जिस तरह से आप बता रही हैं, इस सारे सिलसिले के पीछे इतने इमोशंस भी हैं, इतनी एफर्ट्स भी हैं, इतनी मेहनत और चैलेंजेस को फेस करके आज यहाँ इस मकाम पर बैठना और अपना बिजनेस इस तरह से डेवलप करना। अभी तक कितनी चीज़ें हो चुकी हैं इस ब्रांड में, आपने कमर्शियली क्या क्या कुछ हो चुका है वो भी बताइए। कमर्शियली तो जैसे अब हम लोग माशा से 2-3 सालों से जो पॉपअप करते हैं, उस टाइम पे हमने शुरू किया तो कोविड के फौरन बाद, जब पॉपअप का ट्रेंड नहीं था। सही। सो एक और मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आयशा जी लाहौर में पॉपअप जो इतना ज़्यादा होता है वो आपकी वजह से, क्योंकि आपने इतना संडे पॉपअप आप देखिए माशाल्लाह हर जगह पे जिसके पास थोड़ी सी जगह होती है वहाँ पे पॉपअप्स होते हैं। सो आई थिंक जो मेरी ज़िंदगी का सबसे जो सक्सेसफुल चीज़ है वो यही है कि जो हम लोगों ने अपने पॉपअप्स कर रहे हैं और माशाल्लाह से इट्स
amazing how people responded to that. Every Sunday सर्दियों में होता है, बस 4 महीने के लिए होता है, सिर्फ 4 महीने के सिर्फ लिए। 4 और इस बार तो आपने शायद लोकेशन भी कोई चेंज किया लोकेशन है। भी चेंज की है। हम अब सेंट्रल गुलबर्ग में चले गए, रूफटॉप पे, आदाब रेस्टोरेंट पे, एंड इट्स वंडरफुल। सर्दियाँ, अब लाहौर की सर्दियाँ इतनी और हम देख रहे होते हैं कि लोग आपसे डिस्कशन कर रहे होते हैं, बड़े सेटिस्फाई होते हैं, और वो बड़ी दूर दूर से, मैं हैरान होता हूँ कि ये सिर्फ नाश्ते के लिए, वाकई नाश्ते के लिए आए अब हैं। कोई कहता है, अच्छा मुझे ये भी कोई कहता है, मैं मुरीद की मैं कहती हूँ आप नाश्ते के लिए तो नहीं आए ना? नहीं, हम शादी के लिए आए थे, लेकिन हम रुके इसलिए कि हम नाश्ता करके जाएं। सो मेरे लिए जो चल के मेरे पास आता है, फॉर मी इट्स अ ब्लेसिंग। और एक्चुअली आई एम नॉट अ मॉडल, आई एम नॉट समवन फ्रॉम यू नो शोबिज की उसमें, तो मैं एक माँ के साथ रिलेट कर सकती हूँ। एक हम लोग एक कनेक्शन इस तरह बना है, एक बहू, एक बेटी, एक माँ, एक भाभी। सो ये कनेक्शन जो होता है हर घर में, ये रिश्ते हैं। सो मैं हमेशा, जैसे आपने कहा है ना कि शक्ल को रखें या अपने आप को रखें या खाने को, तो मैंने अपनी अम्मी से और मेरी अपनी सास से ये सीखे, यू कैन टेक एवरीथिंग अलोंग। आप अपनी फैमिली को लेके चल सकते हो, आप अपने आप को देख सकते हो, आप अपने काम को देख सकते हो। यू नीड टाइम मैनेजमेंट। आपने हस्बैंड के अलावा सबका जिक्र किया, वो सेंटीनो आ जाए उनका मैं जिक्र करें, कितना सपोर्ट सिस्टम है उनका। आपके शो पे मैं एक बात मैं हर शो पे कहती हूँ, लेकिन आपके शो पे एक बात करूँगी, बहुत सारी खवातीन हैं जो कुछ करना चाहती हैं और वो नहीं कर सकती। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको आपकी मियाँ की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, आपको उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके मियाँ को इतना पता हो कि ये अगर 4 बंदों में खड़ी है ना, इसको कोई कुछ कह नहीं सकता। इतनी स्ट्रॉन्ग एक औरत को होना चाहिए, और अपने घर में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड पे ये चीज़ आनी चाहिए कि हाँ मामा और या मेरी मिसेस जाके कर सकती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो मैं वहाँ पे हमेशा कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे जो मर्द घर के हैं, मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड, इनके बगैर मैं वुमेन एम्पावरमेंट नहीं कर सकती। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वंडरफुल हस्बैंड। अभी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको पता था कि मैं अब सुबह, मेरे बेटे ने जान दी यूनिवर्सिटी, तो ही इज द वन, वो मुझे इधर लेके आए। सो ही नोज दैट। और आपको पता है कि ये आपने कहा ना सपोर्ट की बात है, इसमें भी बहुत ट्रोलिंग होती है कि जब मर्द सपोर्ट एक बीवी को करता है ना, तो उसमें भी ट्रोलिंग होती है। वो थल्ले लगा की तरह के लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं हमें, मतलब पंजाबी में बड़े अल्फाज, रन मुरीद हो गया तो फलाना हो गया। सो अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में सबसे बड़े सपोर्ट हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये मर्दों ने खाना होता है, इनके दिल का रास्ता वेदे से होके जा रहा है। अली के दिल का एक्चुअली रास्ता ये तो बहुत अच्छा रास्ता है। हम लोग एक सॉर्ट ऑफ लव मैरिज व्हिच गॉट इनटू अरेंज, तो तभी हुआ कि बस बातों बातों में दिन कह दिया कि मेरा दिल करता है कि मैं सबको बिठाऊं और खाना खिलाऊं। तो अली कहते दैट वाज द टाइम मुझे हुआ कि इसी से शादी करनी। जबरदस्त। सो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक है, मेरे से लव एंगल फैमिली को भी फिर तो आप जोड़ के रखती होंगी, फैमिली भी अच्छा समझ आ गई, इमोशंस भी यहाँ से समझ आती है कि एक खातून देखे किस तरह से घर भी संभाल सकती है, खाने भी बना सकती है, सब कुछ कर सकती है, और घर में रहकर। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये भी हम देखते हैं अब खाने की अगर हम बात करें तो फूड व्लॉगिंग का बहुत ट्रेंड चल चुका है। हर रेस्टोरेंट में आप जाएं, कोई मेरे ख्याल से कुछ पेड व्लॉगर्स भी होते हैं, कुछ अनपेड भी होते हैं, और वो खाने का टेस्ट बता देते हैं। वो क्या क्राइटेरिया, क्योंकि उनके पास कोई डिग्री या इस तरह से वो शेफ भी नहीं होते, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ क्राइटेरिया ये होता है कि आपको पैसे मिल रहे हैं। देखिए, मैं भी करती हूँ, रिव्यू करती हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है, अब जरूरी नहीं है कि आपको आज जो चाय आपको पसंद आई है वो सर को भी पसंद आई है। आपका टेस्ट पैलेट अलग है, उनका बनाई एक ही जगह से, अलग अलग ग्लासों में डालिए, हर एक का टेस्ट पैलेट अलग होता है। अब ये नहीं मैं कह सकती मुझे उधर का खाना बहुत अच्छा लगा तो मैं तारीफ करूंगी, हो सकता है मेरे बेटे को पसंद ना आए। सो इट ऑल वेरीज। सो मैं पेड में भी ये कहती हूँ, हो सकता है वो ब्लॉगर को अच्छा लग रहा हो, बट अब बहुत सारे अब में पता चलता है कि वो पेड होते हैं। मैं भी करती हूँ, मैं ये नहीं इस चीज को डिनाई नहीं करती, अच्छे खासे पेड होते हैं, अच्छे खासे पेड। मेरा ज्यादा मैं नहीं करती, मैं अगर मुझे कोई बुलाता है, आप करती है तो आपका बनता है। मैं एक्चुअली मैं अगर जाती हूँ तो मेरा कोशिश होती है कि मैं उनको कुछ बता के, रादर देन मैं तस्वीरें खींचूं और वाओ मजा। मुझे लगता है आपको बड़े कम बुलाते होंगे, मुझे बुलाते होंगे जिन्हें अपने पे एतबार होता है, और मुझे बहुत कम बुलाते हैं। और अगर मैं उनको कोई ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ ना, तो वो कहते नहीं इसको काट दे। तो मैं कहती हूँ मुझे बुलाने, देखिए मुझे अगर आधा घंटा किसी जगह पर लग रहा है, अगर मैं अपने उसमें नहीं बताऊंगी कि आप माइंडसेट से ये आए कि आपको आधा पौना घंटा लगेगा क्योंकि फ्रेश बनाते हैं, तो अगर वो मुझे फूड वाले कह रहे हैं कि नहीं इसको काट दें, तो जब कोई मेरे कहने पे जाएगा तो कहेंगे जी हमें तो पौना घंटा लग गया। तो अगर आप पहले ही माइंडसेट क्लाइंट को बताओ, व्यूअर्स को बताओ कि यार ये खाना फ्रेश बनता है,
आप इस माइंडसेट से जाएं, या तो आप ऑर्डर पहले दे दें ताकि आप पहुंचे तो हो जाए, लेकिन इस माइंडसेट से जाएं कि आपको 45 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, तो इट मेक्स सेंस। और यकीनन आपको कायल करना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप तो खुद इतना मजेदार नहीं, ये बात नहीं, मैं अपना जो बहुत शौक से कोई चीज़ बनाती हूँ, मेरी फैमिली को पता है कि मैं खाती नहीं हूँ, मैं सबको सर्व करती तो फिर मेरी भूख आधी अच्छा, खत्म हो जाती आपकी है। सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? और कश्मीरी फैमिली है तो मेरे ज़हन में तो हरीसा चल रहा है। उज़ैर भी फूड लवर है, उसके ज़हन में खाने हरीसा चल तो देखिए, हरीसा जो सर्दी में है। लोगों को क्या बहुत पसंद आता है आपको लगता है, और आपको क्या पसंद है बेस्ट आपका? देखिए मुझे तो पुलाव बहुत पसंद है, अच्छा मटन का ये यखनी उज़ैर पुलाव अपने लिए पूछ रहा है कि मैं पूछ लूं, फिर मैं आपको मटन पुलाव याद आया? फिर मैं सोचूं कि मैंने कब खाना। नहीं, आई यू मोर देन वेलकम। आप Thank you so much. हमारे पॉपअप Thank पे you so आए, much. आप मुझे बताएं, मैं आपको स्टूडियो वाह, भेजती वाह, 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 हूँ। मुझे अगर पर्सनली अगर कोई पूछे तो मुझे सिर्फ कोई सालन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अच्छा यखनी का मटन क्या पुलाव, बात है, दैट्स इट। मुझे चले, कोई खानों की तो बात और लोगों होगी। को लोग माशाल्लाह से हमारे इधर रेगुलर बेसिस पे रान रोस्ट जाती है, चरगा जाता है, क्लब सैंडविचेस जाते हैं, लजानिया जाता है, मतलब कि माशाल्लाह ये सब डेली सुनकर मेरे लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि ऑन अ लाइटर नोट, आप नूरजहां की फैमिली से बिलोंग करती तो कोई गुनगुनाती भी है? नहीं, जो मैं अगर देखा जाए, मैं बहू हूँ, मैं आउटसाइडर हूँ, सही, तो ओके। माशाल्लाह से लेकिन इतनी देर में रच बस गई ना। नहीं, जो ये भी एक कुदरती इनहेरिटेड होता है, और माशाल्लाह से उनकी फैमिली में सारे बहुत अच्छा गाते हैं। माय हस्बैंड अहमद तो वैसे ही अच्छा गाता है, शौक सबको है, जो सबसे छोटा मेरा देवर है कुकी, उसको सुनने का मतलब कि उसको टेस्ट इन सबको है, मतलब खालाओं की भी बहुत अच्छी आवाज है, इन भाइयों की बहुत अच्छी लेकिन आवाज है। यकीनन अगर नूरजहां ने अपना एक नाम बनाया अपनी फील्ड में, आपने खाने बनाकर जबरदस्त अंदाज में अपनी एक पहचान बनाई है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही माशाल्लाह देखा ना, माशाल्लाह रदीफ काबिले काफी अभी मिला रही, सुनाना तारीफ। खाना मिलता जुलता। नहीं, ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब, ऐसा कोई गेस्ट हो ना तो वो वाइब मैच हो जाती है, और कुछ ऐसे लोग और होते हैं मुझे तो जिनके मैं खाने मतलब और ये इनकी रिलेट जब वीडियोस करता है देख रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद कुकिंग करना बड़ा फन Yes, it is. इट्स अ थेरेपी। मेरी ज्यादा कुकिंग जो होती है, जो बेकिंग, अब कल रात को मैं 3 बजे तक मैं केक बना रही थी। फॉर मी इट्स अ थेरेपी। जब मुझे नींद नहीं आ रही होती तो मैं कहती हूँ अच्छा जो चीज़ करनी है ना वो रात को करूँगी, तो मैं एक वो मेरा मी टाइम होता है, इट्स लाइक सम कनेक्शन गोइंग ऑन, इट्स माई पर्सनल थिंग। तो लाइक मुझे ऐसा था उस टाइम पे मैं अम्मी या अल्लाह या यू नो एक वाइब डिफरेंट होती है, बिकॉज आप कोई गाने नहीं सुन रहे होते, इट्स जस्ट यू एंड योर वर्क एंड योर वर्क स्पेस। और काम से मोहब्बत हो तो वो फिर हाँ, वो आपको काम लगता ही नहीं है। पैशन भी है और फिर दुनिया देखती भी है। लास्टली आप खवातीन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? भी खवातीन के लिए मैसेज है, कोई बहाना नहीं चलेगा। यस कोई बहाना आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, ये उम्र नहीं है। आप इधर बहुत सारे लोग आपको बॉडी शेम भी करेंगे, एज शेमिंग भी करेंगे। अगर आपका एक पैशन है और आपको एक डिटर्मिनेशन है, आपको ना एज शेमिंग होनी चाहिए ना बॉडी शेमिंग होनी चाहिए, आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकता। हाँ, अपने घर के लोगों को नाराज़ करके काम नहीं करना, अपने घर के लोगों को मना के प्यार से उनको साथ लेके काम करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके घर में 4 लोग हैं ना, वो आपको चारों डिफरेंट जगह पे आपको सपोर्ट करेंगे। सो मैं ये कहती हूँ, और जरूरी नहीं कि सिर्फ कुकिंग, यू कैन डू इंटीरियर्स, यू कैन डू फैशन डिजाइनिंग, यू कैन मतलब डू एनीथिंग व्हिच यू लाइक। मेकअप हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी आपकी गृहस्थी से चीजें हैं जुड़ी हुई हैं, हैंडक्राफ्ट, यू कैन डू इट। आपका मैसेज और आपकी जो अप्रोच है ना, yes. वो खालिसतन मुझे beautifully फैमिली ओरिएंटेड लगी है, मतलब सबको जोड़ के रखने देखिए, वाली, आप सबके ये साथ लेके आप चलने ये नहीं वाले। कह सकते कि नहीं फैमिली के नहीं मैं अकेली हूँ। आजकल की जो अप्रोच होगी ये मैं कमाती हूँ, ये मेरा है, मैं नहीं ये करूँगी, मैं नहीं, ऐसा नहीं हो चाहिए। आप जिंदगी आप भी हजरत आदम अकेले नहीं रह सके, ऐसे ही है। वो भी हो गए थे, अल्लाह ने उनको लिए। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट बिल्ड अ ब्रांड अलोन, वी हैव टू टेक अदर पीपल अलोंग। थैंक यू सो मच आयशा, आपके वक्त बहुत का शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू you for रही, having और me. यकीनन ये एक मिसाल है हमारे सामने कि खातून कुछ भी कर सकती है अगर वो चाहे, अगर उसके अंदर लगन है, मेहनत से, पैशन से और फैमिली की सपोर्ट के साथ, तो यकीनन एक औरत जो है वो एक नस्ल को चलाती है, पैशन के साथ घराना काम बनाती करें तो आप भी है, एंटरप्रेन्योर खूबसूरत बन घर सकते हैं। बनाती है, तो आप भी पैशन से काम करें तो कुछ भी कर सकते हैं। इसी मैसेज के साथ यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज इस्तांबुल में होने जा रहा है। पाकिस्तान का आला सतही वफ्द इन मुज़ाकरात में शिरकत कर रहा है और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटेगा।
पाकिस्तान एक मरतबा फिर अफगानिस्तान से तहरीरी जमानत मांगेगा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ जी। इस्तेमाल ना हो, क्योंकि जब से अफगान तालिबान रजीम बरसर इक़्तिदार आया है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में कई गुना इजाफा देखने में आया है। और नाज़रीन, हकीकत ये है कि पिछले मुज़ाकरात में जो डेडलॉक था वो आज भी बरकरार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा ना होने के बराबर है और 30 अक्टूबर के बाद दोनों अतराफ से सख्त बयानात ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मंगल को सेनेट में बयान देते हुए कहा कि जी, अफगान वज़ीर ख़ारजा ने उन्हें 6 बार फ़ोन किया और मैंने यही जवाब दिया कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। लेकिन दूसरी तरफ अफगान वज़ीर ख़ारजा इस राब्ते से ही इनकारी हैं। यही वो बेतमादी है जो दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट है। सवाल ये कि क्या बेनतीजा मुज़ाकरात मामलात को खुली जंग की जानिब धकेल सकते हैं? क्या अफगान वफ़द इस बार भी पिछली बार की तरह वक्त टालने, हीले बहाने और वजाहतों पर ही इक्तफा करेगा, या फिर वाकई कोई तहरीरी यकीन दहानी भी करवाएगा? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। बाहर बैनुल अक़वामी शाज़िया चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शाज़िया साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शाज़िया साहिबा, आप कितनी ऑप्टिमिस्टिक हैं आज का जो मुज़ाकरात का राउंड होने जा रहा है, कितना ये नतीजा खेज हो सकता है? क्या कोई तहरीरी ज़मानत अफगान तालिबान की जानिब से दी जा सकती है? देखिए, बहुत मुश्किल है ये कहना कि वो कोई तहरीरी ज़मानत दे पाएंगे, क्योंकि अभी जो आप बात कर रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है, मेरे ख्याल में बेयकीनी की फ़िज़ा जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है, वो इसके अंदर एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। सही। और वो जो अनसर्टेनिटी है जो सराउंड कर रही है उनकी अपनी हुकूमत, अपनी रजीम की, और जो उनकी अपना केओस जो है वो क्रिएट किया हुआ है, और जो 33 वहाँ पे फ्रैक्शंस जो हैं, टेररिस्ट आउटफिट मौजूद हैं, तो ये जो बेयकीनी है जिसमें उनकी इनएबिलिटी और उनकी जो कैपेसिटी है ये जाहिर करने की कि उनके पास पॉलिटिकल विल भी नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं सकते, तो ये इसमें बहुत बड़ा फैक्टर हो। पाकिस्तान हमेशा से इनके साथ बैठता है, पाकिस्तान हमेशा इनके साथ मुआहदे करता है। अपना सॉफ्ट कॉर्नर होने की वजह से ये मुआहदे से उठ के आते हैं और ये मुआहदा जो है वो भूल जाते हैं और पाकिस्तान फिर इनको लीवरेज देता चला जाता है। और यही हमारी जो गलत जो है वो इनकंसिस्टेंस जो स्ट्रेटजी है वो हमें आज इस दोहराए पे लेके आ गई है। अब पाकिस्तान ने इस दफा ये अक्लमंदी की है कि बजाय इसके कि वो खुद एक मुआहदा इनके साथ बायलैटरल करें, इनके ऊपर एक मॉनिटरिंग जो है, एक सुपरविजन की जो एक बॉडी है वो बनने की बात हुई है, जिसमें तुर्की और कतर तो हैं ही और कुछ और मुल्क भी हैं मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो कि एक सुपरविजन जो है वो एक ऐसा प्रोटोकॉल तैयार करेंगे जिसमें अफगानिस्तान की तरफ से जितने भी प्लेजेस होंगे उनके डेमोन्स्ट्रेबल एक्शंस जो हैं उनको मॉनिटर किया जाए। और यहाँ आके अफगान तालिबान को और उस रिजीम को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। अब हम जो एक ढंढोरा पीट रहे हैं रेटोरिक या ऑप्टिक्स के लिए कि हमारे तो सब ठीक है, सब के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और पता नहीं पाकिस्तान को हमारे से क्या प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान ने तो वो सारे अच्छे ताल्लुकात वाले मुल्क इकट्ठे कर लिए हैं जिनके सामने 18-18 घंटे हम बेवकूफ़ों की तरह अपना मजाक उड़वा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। हम एक क्लॉज को पढ़ते हैं और फोन करते हैं, फिर एक क्लॉज पढ़ते हैं, फिर काबुल फोन करते हैं, फिर काबुल से पता नहीं फोन कहाँ जाता है। तो पॉइंट ये है कि आज पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे है जहाँ उसे एक बैड और वर्स्ट में से चूज करना है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम इस बैड और वर्स्ट की सिचुएशन पे आए क्यों? ऑफ कोर्स इसको लीड करने के लिए बहुत सी बैड चॉइसेस होंगी, बहुत से बैड डिसीजंस होंगे, लेकिन इस वक्त हमने दुनिया के सामने एटलीस्ट ये साबित जरूर कर दिया है, हमारी जो करंट एक हार्मोनियस मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट है, कि असल में हम किस चीज से जूझ रहे हैं। पिछली 5-6 दहाइयों से हम पे बीत क्या रही है। हम ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ इंगेज कर रहे हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल जो है बेस नहीं है, जिनके पास कोई तजर्बा नहीं है और जिनके पास कोई इसकी ख्वाहिश भी नहीं है कि वो एक लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबल किसी मुल्क की तरक्की के बारे में बात करें या चले या हुकूमतें चलाएं। वो एक ट्राइबल सेटअप पे चलने वाले लोग हैं, दिहाड़ी लगाने वाले, महीना लगा लिया। शाज़िया साहिबा, लेकिन इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो दर्द दिल रखने वाला है
अफ़गान मुहाजिरीन की अगर हम बात करें, पनाह दी गई, इनको सहूलियात जितनी दे सकते थे फराहम की गई, अफ़गानियों का साथ दिया गया, लेकिन उस सारी सूरत हाल को, दोस्ती को उन्होंने नहीं निभाया और एहसान फरामोशी पर आ गए। जब ये सूरत हाल बन गई तो अब जो पॉलिसी बदलने की जो ज़रूरत पड़ रही है, शायद वो पहले पाकिस्तान को करने की ज़रूरत थी। लेकिन अब ये सारे मामलात के बाद भी हम देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान रजीम जो है वो उस तरह से मुज़ाकरात की तरफ नहीं आना चाह रही है। तो अभी भी स्टिल उनके मकासद क्या हैं, या पीछे कोई फोर्स है जो चाह ही नहीं रही है कि अफ़गान तालिबान रजीम मुज़ाकरात की तरफ जाए? पीछे जो फोर्स है वो तो हमारा क्रिस्टल क्लियर है, और जी। वो फोर्स है पैसे की फोर्स। और यही बदकिस्मती है अफगान पॉपुलेशन की कि इनकी हिस्ट्री जो है 200 से 300 साल तक की, कि ये एम्पायर का ग्रेवयार्ड होने का दावा तो करते हैं, लेकिन इन्होंने हर एम्पायर का फुट सोल्जर बनने के लिए जितने इनको पैसे मिले ये उसके ऊपर ये कर लेते हैं। तो हम रिसेंट में देखें तो अशरफ गनी ने हमारे साथ यही किया, उसको इंडिया ने पैसे देने शुरू किए तो वो हमारे खिलाफ जो है वो खड़ा हो गया। उसके बाद जो है अब ये 2.0 हैं जिनकी हम एडवोकेसी करते हैं, जिनके हम अपोलोजिस्ट भी हैं, तो उनको 4 पैसे मिले हैं, तो वो जो है हमारे सामने सीना तान के खड़े होने की एक्टिंग में मसरूफ हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका सवाल ये था कि हमसे चाह क्या रहे हैं जी। पैसे तो ठीक है ये इनको मिल रहे हैं, तो क्या ये पैसे लॉन्ग टर्म इनका कोई हल कर सकते हैं? तो फिर तो वो अशरफ गनी का भी करते, वो इस पूरी हालत में चूहे की तरह भागता हुआ डॉलर लेके वहां से हमें दिखाई तो ना देता। तो इसका मतलब है कि इंडिया से इनको सिर्फ पैसे मिल सकते हैं और कुछ नहीं मिल सकता। तो ये हमसे बहुत ओपन डिमांड्स कर रहे हैं जो हमारा मीडिया बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, शायद उनकी डिस्कशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इनकी ओपन डिमांड्स ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों का खात्मा भी खुद करे और ये चीज फेस वैल्यू पे भी खुद ले। हम उन लोगों के साथ हमारी उनसे रिश्तेदारियां हैं या कबीलेदारियां हैं या जो हैं, हम उनके सामने भी नहीं आना चाहते। और साथ में हमारी अपनी जो इस वक्त पावर की टग ऑफ वॉर है उसमें हमें सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया जाए। हमारे जो तालिबान रिजीम के अंदर 3 फ्रैक्शन हो गए हैं उसके अंदर हमें सपोर्ट या सेफ्टी नेट दे। यही इन्होंने लास्ट टाइम जो है तुर्की में जो दूसरा राउंड हुआ था वो खत्म ही यहाँ हुआ था कि एक प्रोसीजरल मैकेनिज्म जो है उसको हम आर्टिकुलेट करें। प्रोसीजरल मैकेनिज्म क्या है? ना हमारे पास तालिबान के पास इंटेलिजेंस है, ना उनके पास लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई ऐसी चीज है, ना उन्होंने कोई ऐसी फौज बनाई है। तो अगर दहशतगर्दी का मुकाबला करना ही है तो फिर उनको प्रोसीजरल लेवल तक उन्होंने कहा है कि जी ये क्लॉज शामिल करें हमें पाकिस्तान की असिस्टेंस, या पाकिस्तान जो है 100% करीब हो रहा हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन को भी आप टेबल पे लेके आए। और पॉलिटिकल सिचुएशन से मुराद ये है कि अब हम आपस में एक दूसरे के गले काटने पे आ गए हैं, क्योंकि इनके पास जब भी 4 पैसे आते हैं ये एक दूसरे के लिए उसकी बंदर बांट में एक दूसरे के गले काटते हैं। तो अब इंडिया ने अगर इनको पैसे दिए हैं हमारे से आके इधर बॉर्डर पे मार खाने के लिए, तो ये अब उसके लिए भी अंदर से लड़ रहे हैं। और साथ बिल्कुल इनके अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन शाज़िया साहिबा, अव्वलुल ज़िक्र जो आपने मुतालबा सामने रखा, जिस पर आपने बड़ी खुलकर बात की कि अफ़गानिस्तान का क्या मुतालबा है कि पाकिस्तान इन दहशतगर्दों का खात्मा करे, लेकिन पाकिस्तान इस दुश्मनी के बावजूद जो इनकी अपनी इनके मुल्क की खुद मुख्तारी है उसका बड़ा एहतराम करता है और कोई भी इस तरह के अटैक्स नहीं करता जो कि सरहद पार जाकर पाकिस्तान को ऑपरेट करना पड़े। तो फिर या तो पाकिस्तान को इजाज़त दे दी जाए इस सूरत में, अगर आप पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं, फेस सेविंग चाहते हैं, अदरवाइज तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपके पास छुपे बैठे हैं और किसी न किसी हद तक आपने भी बड़ी सपोर्ट उन्हें फराम की है छुपने के लिए। सेफ हेवन्स हैं वो टीटीपी के। ये वही कर रहे हैं कि छुपते भी नहीं और दिखाई भी नहीं देते। ये हम पब्लिकली माने भी नहीं या आप इसको इंक्लूड भी नहीं करें, बस आप ये कर जाएं, लेकिन हम फिर जाके खड़े हों और हम कहें कि हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और बॉर्डर जो सिक्योरिटी है वो वायलेट हो रही है। लेकिन ये उन्होंने खुल्लम खुल्ला साफ अल्फाज में कह दिया है कि टीटीपी उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपने टीटीपी से बात करनी है तो टीटीपी को एज अ फ्रीक जो है वो बात में शामिल कर लें, क्योंकि उनके सर के ऊपर जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनके हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स जो हैं उनके एक मैकेनिज्म की तलवार लटक रही है। अब सिर्फ पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने की बात नहीं है। अब पाकिस्तान के पास ये है कि पाकिस्तान क्यों किसी मुल्क के अंदरूनी मसाइल जो हैं उनमें दखल अंदाजी देगा और फिर वो ऐसे रिजीम को सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेगा, और फिर वो कैसे करेगा? और वो रिजीम भी जो है हॉस्टाइल है। तो फिर अगर इनको ये लग रहा है कि हम अब ज्यादा दिन टिक भी नहीं सकते हैं तो लेट्स सी कि अब ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन इन बोथ सिचुएशन ये रहे या ना रहे, हम एक डिलेमा में जरूर हैं और हमें उसे एडमिट करना चाहिए कि अगर ये नहीं रहते हैं और एक जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो है वहाँ पे अब काबुल पे हुक्मरानी करके हुकूमत बना लेती है, तो वो एक और केओस है
और अफगानिस्तान का हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ भी वहाँ होता है उसका स्पिल ओवर हमारे पास जरूर आता है। वहाँ पे गुर्बत है तो उसका स्पिल ओवर आता है, वहाँ का आम अफगानी जो है वो भूख से मर रहा है तो उसका स्पिल ओवर आता है, वो हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। और अगर वहाँ पे कोई ऐसी हुकूमत आती है, हुकूमत की चेंज होती है, शफलिंग होती है, केओस होता है, ब्लडशेड होता है, उसका स्पिल ओवर हमारे पास आता है। तो हम बैड और वर्स्ट में से चूज करने में हैं यकीनन कि शाजिद अब साहिबा, हम क्या बिल्कुल करें? दुरुस्त क्या फरमाया हम आपने कि हम बैड और वर्स्ट में चूज़ करने की सिचुएशन में हैं। और इस सारी सूरत हाल में देखें और अगर अफगान तालिबान रजीम के मकासद देखें, ये जानने की तो हमें ज़रूरत है ही, उससे ज़्यादा हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि इनके जो पीछे इंडिया काम कर रहा है उसके क्या मकासद हैं, और उनके मकासद भी हमारे सामने क्लियर हैं। तो ये अगर पैसों के दम पर चल रहा है तो ये जो इत्तेहाद है कितनी देर तक रह सकता है, और उसके बाद की फिर क्या सूरत हाल होगी, और इंडिया की फिर क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि वो तो अपनी खिफत मिटाने के लिए ऑलरेडी आइसोलेट है। ये इत्तेहाद बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। ये माजी में बहुत दफा कायम हुआ है। ये ट्रांजैक्शनल किस्म का इत्तेहाद है, और इत्तेहाद भी उनके साथ जिनको पैसे लेने की आदत है, और वो भी काउंट करके हाथों में नहीं, बोरियों में, कूलर्स में और सैमसोनाइट के बड़े बड़े बैग्स में। तो उनके मुंह को ये खून लगा हुआ है जो उनको वेस्ट ने जब यहाँ पे आए हैं, और हमारे लिए ये पूरा टेररिज्म का एक नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, जिसको ख्वाजा आसिफ ने फिर एक वेस्टर्न जो जर्नलिस्ट हैं उनके सवाल को उनके ही मुंह पे मारा कि कम से कम आप ये सवाल हमसे नहीं कर सकती हैं, बाकी दुनिया का हर बंदा कर सकता है कि जी पाकिस्तान टेररिज्म के अगेंस्ट क्या कर रहा है, क्योंकि जो चीज प्रोड्यूस आपने की है उसका मलबा आप हमारे ऊपर नहीं डाल सकती हैं। तो वो ख्वाजा आसिफ ही हैं, वो अपने ही तरीके से यकीनन जो है वो जवाब दे सकते हैं, और वो दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल यही है। ये इनका जो गठजोड़ इंडिया के साथ है, ये सिर्फ पैसे की बुनियाद पे है, और वो भी ढेरों के हिसाब से पैसे। अब जितना पैसा इंडिया खर्च करता रहेगा और खुद को ड्रेन करता रहेगा आम बंदे की जो है वो टैक्स पेयर की मनी से, हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी सीजन्ड और हार्डन्ड किस्म की हमारी मिलिट्री है, और हमारी जो इस वक्त जो है सिविल और मिलिट्री क़यादत के अंदर इतनी हार्मनी है कि अब ये हमें डिस्टेबलाइज करने का ख्वाब भी पूरा नहीं कर सकते। तो ये अल्टीमेटली हमें फोर्स कर देंगे एक हार्ड बॉर्डर के ऊपर, ये बच्ची राहदारी हम खत्म कर देंगे, और फिर जब ये भूखे मरने लगेंगे, क्योंकि सेंट्रल एशिया और ईरान तो इनके लिए रास्ते वैसे ही नहीं खोलता, और कभी नहीं हिस्टोरिकली उन्होंने खोले, तो हमने ही खोले हुए हैं ये जो ट्रांजिट ट्रेड रूट है। बिल्कुल, हमने ये रूट खोले हुए हैं। शाजिया साहिबा, जिस तरह से अगर हम इंडिया की बात कर लें, चाणक्य की पॉलिसी पर अमल पैरा है, और अगर हम देखें तो क्या इंडिया के लिए ये सबक नहीं है कि अफगानिस्तान का या जो तालिबान है, अफगान तालिबान, जिसने भी इनका साथ दिया, इन्होंने उसके साथ जो है ना हमेशा बुराई किया है, एहसान फरामोशी की है, और ये शोले जो हैं कभी ना कभी भारत तक भी ज़रूर पहुँचेंगे। ये चीज़ उनके माइंड में नहीं है क्या? नहीं, वो ये शोले हो सकता है पहुंचाने चाहते हो। हमने मुत्तकी के विजिट को देखा नहीं, उसे किस तरह एक पूरा जो है सेक्ट है वहाँ का उनके साथ मिलवाया गया है, और कहा गया है हम 500 मदरसे जो हैं वो खोलने लगे हैं, और वहाँ पे जो मदरसों के अंदर उलमा हैं वो अफगानिस्तान से आएंगे। तो आपने भी ये खबर जो है वो सुनी होगी। तो वो ये उनके ग्रेटर इंडिया का जो एक प्लान है उसके लिए बहुत फैसिलिटेशन देने वाला है कि वो जब भी हैनेबल डॉक्ट्राइन है क्या कि अपने ही लोगों को मरवा कर अपने हायर ऑर्डर के मिशंस जो हैं उनको आप अचीव करते हैं, तो अपने ही मुल्क के अंदर ये सब कुछ जो वो मदरसे जो हैं और ये वो जो टेररिज्म का जो नेटवर्क है ये बनाने के लिए वहाँ पे अब तैयार हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम 40 साल पहले कर चुके हैं, और आज हम उसका बोया हुआ जो है वो काट रहे हैं। तो ये भी कर लें। इन्होंने ये अपने अंदर जो है एक डिवीजन इंडिया के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत ब्लडशेड के साथ, मुस्लिम वर्सेस ब्राह्मण, और ये ब्राह्मण को जो है वो साबित करवाना चाहते हैं कि तुम सेफ नहीं हो, और फिर इसका ये रिवर्स जो है वो जेनोसाइड या रिवर्स जो है बारबेरिज्म करवाना चाहते हैं। तो ये पहले ये हमने इसराइल में देखा है, ये हम बहुत से एक्सपेरिमेंट ये अफ्रीका में देख रहे हैं। तो ये पैसे देने से भी इंडिया बाज नहीं आएगा, क्योंकि हम वहाँ पे इंगेज तो हैं, तो ये इतनी सी अचीवमेंट से भी खुश हैं कि हम इंगेज हैं। और अगर ये हमारा नुकसान करने के लिए कोई जो है वो अंदर आ जाता है और कोई ब्लास्ट करने में या अटैक करने में कोई इक्का दुक्का कामयाब हो जाता है, और फिर उसमें हमारे जो है वो जवान बच्चे जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, तो ये उनकी उससे बड़ी विक्ट्री है। इससे बड़ी विक्ट्री इससे इनके पास और कोई नहीं है कि ये कोई टेरिटोरियल जो है वो बाउंड्रीज को आगे पीछे कर लेंगे या पाकिस्तान का कोई और नुकसान कर लेंगे। तो वो जो ढेरों के हिसाब से पैसे दे रहे हैं, एक उन्होंने अफगानिस्तान को, और ये जो तालिबान रिजीम और अलकायदा, आईसिस है और दाइश है,
उसको बाकायदा सेफ हेवन इंडिया के अंदर प्रोवाइड करने हैं। और यकीनन क्योंकि शाहज़ा वो साहिबा ये अब जालिम expect बनकर ही करना खुश हैं चाहें। और ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करके खुश हैं और इनके मकासद भी बस यही हैं और कुछ अल्टीमेटली इनको हासिल भी नहीं होना, क्योंकि जितनी मजबूत ताकत से ये लड़ रहे हैं ये लड़ भी नहीं सकते, इनके पास वो वाली कैपेसिटी भी नहीं है। वो तो हमने देख ही लिया, बुनियानुल मरसूस में भी हमने देखा कि जितनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को नसीब हुई, इसके बाद तो मेरे ख्याल से उनकी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो इस तरह का कोई एडवेंचर मिस एडवेंचर कर सकें। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद फिर भी बात वही है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर ही आके रुकती है। तो ये जो अब तीसरा दौर शुरू होने वाला है, ये कितना कोई कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या ये तहरीरी तौर पर मुतालबा मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपको क्या सूरत हाल लगे? तहरीरी तौर पे इनको मुतालबा मनवाने के लिए यही है कि फिर वही इनको कोई लालच ही देना पड़ेगा, और लालच में सबसे बड़ी इस वक्त का जो डिमांड है कि हमें बचाओ। तो हमें बचाओ के लिए अगर तुर्की, कतर और बाकी जो फरीकैन हैं वो ये हमें बचाओ के नारे के पीछे थोड़ा सा इनको सपोर्ट कर देते हैं तो मुआहदे पे दस्तखत हो जाएंगे। लेकिन मुआहदा जो है वो जो भी प्लेजेस वहाँ पे होंगे, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि चाहे ये उस पर तुर्की और कतर की मशावरत से या उनकी समझाने से उस पर दस्तखत कर भी आए, ये कुछ भी दस्तखत कर आए, ये कुछ भी प्लेज कर आए, ये इनके पास कैपेसिटी नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने की, क्योंकि कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं है। इनके दावों से चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं होती। इन्होंने एक ऐसा हजूम वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, इवन इनकी हुकूमत में भी जो एथनिक अफगानी नहीं है, ना वो पश्तून है, ना पश्तीन है, ना वो जो फारसी स्पीकिंग अफगानी है, ना ये वो हैं। तो ये बाहर से आए हुए लोग हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज के, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के, इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ये वहाँ पे प्लेजेस हो सकता है कामयाब हो जाए फरीकैन जो है इनको किसी चीज पे साइन करवाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान स्क्वायर वन पे खड़ा होगा, और वो स्क्वायर वन होगा कि हमने इनको किस तरीके से रीजन के अंदर रहते हुए कैसे जो है ना सिर्फ ये कि कंट्रोल करना है बल्कि आम अफगानी को सिक्योर भी करना है। तो हम फिर आगे वहीं पे खड़े हो जाएंगे। इनको इनके साथ निमटना और आम अफगानी को रोटी देना, यही हम पिछले 60 साल से कर रहे हैं और यही हम अब मुझे आगे बिल्कुल। हम बाकायदा इनके लिए कोटा, तालीमी इदारों में इलाज मुआलजे के लिए हर तरह से फैसिलिटेट पाकिस्तान जो कर सकता था वो किया, और इतने ज़्यादा मुहाजिरीन का हमने बोझ भी बर्दाश्त किया। और आपने जिस तरह से सही कहा कि अगर ये कोई एग्रीमेंट कर भी देते हैं किसी लालच की वजह से, लेकिन उस पर कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत उम्मीदें नहीं रखी जा सकती। दोहा मुआहिदा हमारे सामने मौजूद है जो अफगान तालिबान ने किया था, उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ ये सबके सामने। बहुत शुक्रिया शाजिया चीमा साहिबा आपके वक्त का। और वैसे तो हम पुरुमीद ही हैं कि आज जो मुज़ाकरात हो रहे हैं कतर और तुर्की की सालिसी में कोई ना कोई नतीजा खेज जो है ये मुज़ाकरात हो सकेंगे, क्योंकि जो दोनों ममालिक हैं वो भी बहुत ज़्यादा संजीदा हैं इस मामले को लेकर, और वो चाहते हैं कि पूरे रीजन में जो है वो अमन रहे और अफगान तालिबान इस बात की तहरीरी जमानत दे, गारंटी दें कि जो उनकी सॉइल है, जो उनकी सरजमीन है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सके। तो लेट्स होप कि शायद माइट भी पॉसिबल ऐसी कोई सूरत हाल बन जाए और तहरीरी तौर पर ये मुतालबा मान लें। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और फिर हम इसको डिस्कशन का हिस्सा भी बनाएंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। फिलहाल जी प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ये दौर सिर्फ खूबसूरती के मयार नहीं बदल रहा बल्कि खूबसूरती के नज़रियात भी बदल चुका है। कम उम्र की बच्चियों को हम देखें तो वो चेहरों पर मासूमियत होती है, बेबी स्किन होती है, लेकिन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से, दबाव की वजह से, फैशन के बदलते रुझानात की वजह से अपनी कुदरती खूबसूरती को जो है वो चेंज करने की कोशिश करती हैं थ्रू मेकअप, थ्रू बुटॉक्स और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। और खुद एतमादी बढ़ाने के लिए, क्योंकि उज़ैर देख बहुत रहा होता है कि एक्सपीरियंस क्या, एक्सपेरिमेंट्स क्या हो रहे हैं, तो हर वालिदैन, हर बच्ची और हर जो हम देखते हैं कि जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या जो भी ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आज हम इस हकीकत पर बात करेंगे कि नेचुरल स्किन बामुकाबला मेकअप के इस दौर में बच्चियों के लिए कब, क्या और कैसे दुरुस्त है। तो हमारे साथ मौजूद है मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर तैयबा ज़ाहिद, जो कि बड़ा खुल के बात भी करती हैं ऐसे मौज़ूआत पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। हमें ये बताइए कि नौजवान लड़कियां, बच्चियां छोटी उम्र की ख़ास तौर पर नेचुरल लुक की बजाय इंस्टाग्राम लुक के पीछे क्यों भाग रही हैं, फिल्टर्स वाली लुक के पीछे क्यों भाग रही हैं? You're right.
बाकायदा मैसेजेस आते हैं कि ये वाली लुक कर दें, ऐसे फिल्टर में अच्छा, हम नजर फरमाइश आ रहे आती हैं, है? तस्वीरें भेजी जाती हैं अच्छा। कि ये वाला फिल्टर ऐसे में आ रही है, बिल्कुल ऐसा फेस कर दें। तो वाकई बहुत ज़्यादा रुझान हो गए। इसकी वजह सोशल मीडिया है सोशल और एक दूसरे से ज़्यादा आगे निकलना, ज़्यादा प्यारा लगना, ये सारा माइंड में चल रहा होता है, मगर मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। जो स्टैटिक्स है ना, ये बेसिकली ट्रीटमेंट्स बेस्ड है सारा, यानी कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम किया जाए। अब जैसे कि हम 30-35 प्लस की एज में हमें कुछ चीज़ें चाहिए, बोटॉक्स चाहिए या फिलर्स चाहिए या कोलेजन बूस्टर्स चाहिए, तो वहाँ पर आप जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको ये काम करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत ही नहीं, बेबी स्किन है और यंग एज के मज़े लें, आप नेचुरल इंजॉय करें अपनी ब्यूटिफिकेशन को, क्या ज़रूरत है। मैं तो इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ, मगर बच्चियाँ इस चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड हैं। अच्छा तैयबा, एग्जैक्ट एज क्या है, कब ये होता है कि आपकी स्किन जो है मुकम्मल तौर पर नशोनुमा उसकी मुकम्मल हो चुकी है, कब आपको ज़रूरत होती है इस तरह की चीज़ों की, या अदरवाइज आपको अगर ज़रूरत नहीं भी है, एज में भी डिफरेंट एजेस में भी आपकी स्किन को अगर ज़रूरत नहीं है, तो इस चीज़ का ट्रेंड दोबारा लाने की कितनी ज़रूरत है? अच्छा, आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज मेल फीमेल्स हम सब अपनी स्किन से कोलेजन को शेड करना शुरू कर देते हैं, हम एजिंग की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर्स जिनमें मैं ये नहीं कह रही कि आप बोटॉक्स फिलर की तरफ ही आ जाओ, और PRP है, कोलेजन बूस्टर इंजेक्शंस हैं, स्किन बूस्टर्स हैं, जो कि हेल्दी चीज़ें हैं। ये 30 प्लस में शुरू कर देना चाहिए ताकि स्किन की कंडीशन अच्छी रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ करें, जिस स्किन की नरिशमेंट के लिए, हाइड्रेशन के लिए और कोलेजन बूस्ट अप करने के लिए। ठीक है, ये जो पार्लर्स में जाके ब्लीचेस कराते हैं उससे बहुत बेहतर है। तो बच्चियों की जो एज है बिफोर 25, आई डोंट रिकमेंड। अगर कोई एक्नी का इशू चल रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, तब आप कंसल्ट करें, मगर कोई ज़रूरत नहीं है उससे पहले। हाइड्रोफेशियल ले सकती हैं। सही। तो अगर इसी तरह से कोई कम उम्र लड़की मेकअप या फिर कोई स्किन ट्रीटमेंट कोई भी स्पेसिफिक उसका शौक रखती है, तो आप उन्हें फिर किस तरह से गाइड कर रही होती है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो साइकोलॉजिस्ट का भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और ये काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कि पेशेंट आए विदाउट काउंसलिंग डायरेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे, पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा कभी भी। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेकअप का इस्तेमाल जो आपने बताया, ये तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि बच्चियों को ही तो शौक होता है सबसे ज़्यादा मेकअप करने का। लेकिन अगर आप मेकअप कर ही रही हैं तो कोई ज़रा अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें जो कि पिगमेंटेशन का बायस ना बने, जिनमें स्टेरॉइड्स वगैरह एडेड ना हो। दूसरा ये कि अगर आप मेकअप कर रही हैं तो उसके बाद क्लिनजिंग की हैबिट ज़रूर रखें। ठीक है, ये जो मेकअप करा के उसी तरह सो जाना एग्जैक्टली, फिर जब उसे कल भी चल जाएगा। कल भी चल जाएगा, हाँ, इसी सेंस में। तो वो फिर वो जब सुबह उठते हैं, कल क्या चलना है, वो दाने निकले होते हैं, तो वो फिर पता चलता है ऑयली स्किन मेकअप की वजह से। ये वो तो इन हैबिट्स को फिर अपनाएं अगर मेकअप करने का इतना शौक है। अच्छा डॉक्टर तैयबा, ये तो हो गया ना कि ट्रीटमेंट्स जब अगर आपकी नीड है, आपकी स्किन को ज़रूरत है, तब आप इस तरफ जाएं, अदरवाइज आप नहीं करें। बेहतर तो यही कि कम उम्र में आप अपनी स्किन को एंजॉय करें। बेबी स्किन होती है, अच्छी स्किन होती है, खूबसूरत स्किन होती है। सही बात है। अगर पिछला दौर देखें तो बच्चियां मेकअप भी नहीं करती, बल्कि हमारी अम्मियाँ बहुत स्ट्रिक्ट थी इस मामले में। शादियों पे भी लिपस्टिक अलाउ नहीं होती थी कि होंठ काले हो जाएंगे, ये सुनने को मिलता था। तो अभी भी मेरे ख्याल अम्मियों को उसी ट्रेंड पे आ जाना चाहिए। तो अभी क्या चेंज आया? अभी पेरेंट्स खुद लेकर आ रहे होते हैं, हाँ, खुद भी बात कर रहे होते हैं। हाँ, मैंने देखा है, माएँ साथ आ रही होती हैं और बच्चियाँ लिप फिलर कराने आ रही होती हैं। तो थोड़ा चलें, ठीक है, मेकअप को थोड़ा सा अवॉइड करें, और इस यंग एज में नहीं रोका जा सकता मेकअप को, लेकिन अगर कर ही रहे हैं तो उसको क्लींजिंग की हद तक रखें। सही। तो ये पेरेंट्स को कितना हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि बच्चियों को अगर ज़रूरत नहीं है, माएँ स्पेशली अब हम देखते हैं कि जिस तरह से ला रही हैं, ट्रीटमेंट्स करवा रही हैं, मेकअप प्रोवाइड कर रही हैं। मेकअप जो है बच्चियों को अभी तक तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, ताकि वो स्किन उनकी उतनी देर तक मेंटेन रहे। अच्छा देखिए, आप अगर मेकअप फ्री रहेंगे ना तो आपकी स्किन ब्रीथ करेगी। ठीक है, अगर आप एक आटे की पूरी वो लगा लेंगे तो ब्रीथ कैसे करेगी? मैंने देखे बच्चियाँ ऑफिस जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, बेस लगा के जा रही हैं। यार, तुम लोग अपनी स्किन को इतना हेल्दी, इतना अपनी डाइट अच्छी रखो, क्लींजिंग और सीरम्स ऐसे रखो कि आप लोगों को मेकअप ना करना पड़े, सिर्फ सनब्लॉक लगाओ और स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, ऑफिस चले जाओ। तो बेस एक बहुत एसेंशियल चीज़ बन चुकी है जो कि आपकी स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देगा, एक्नी के इश्यूज होंगे। अच्छा, माएँ लेकर आ रही होती है बच्चियों को कि कलर डार्क है और ड्रिप्स लगाते हैं। ये एक बहुत अलमिया है ना हमारी सोसाइटी का, यानी पेरेंट्स ही कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे बच्चे को, तो क्या करें जी? गोरी बहू की डिमांड्स हैं, क्या करें? गोरी बहू की, यस, हाँ।
ये सोसाइटी का ये society डायलेमा का तो है ना pressure। फिर कहीं ना कहीं। गोरी बहू वाला बहुत मसला लेकिन देखें बेशक है जो भी चल रहा है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उसे निगेट करने की जरूरत तो है ना, उसे डिस्करेज तो करना बिल्कुल, चाहिए ये फिर हम हमें सब अपने एंड पे। एग्जैक्टली हाँ। अपने एंड पे यूजुअली जो यंग एज में बच्चियाँ आती हैं और जिनकी माएँ इस तरह ड्रिप्स वगैरह की तरफ आना चाहती हैं, मैं मशवरा ये देती हूँ, ठीक है हार्मफुल नहीं है, कुछ हद तक आप लगा सकते हो फॉर ग्लो फॉर इम्यूनिटी, मगर हर केस में भी नहीं। लेकिन डॉक्टर साहिबा इसी तरह हम देखें दूसरी तरफ अगर तस्वीर का रुख देखें तो कमाने के लिए आपकी फील्ड में ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसे के लिए शायद सही सजेशन नहीं देंगे। वो कहेंगे ठीक है ट्रीटमेंट हो रहा है, महंगा ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, और वो कहते हैं ठीक है करने दो कोई बात नहीं। उनको ये कंसर्न ही नहीं है कि हम अच्छे से प्रॉपर गाइड करें कि अगर नहीं ज़रूरत है तो इस चीज़ को निगलेक्ट किया जाए, निगेट किया जाए, ताकि ये ट्रेंड बढ़े ही ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, करना चाहिए, अपनी फील्ड के साथ लॉयल्टी शो करनी चाहिए। सही। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो टीनेजर्स के हवाले से मार्केट में प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ रही हैं, बहुत ज़्यादा उनकी मार्केटिंग भी की जा रही है, वो वाकई उनका ख्याल रखकर उनकी स्किन के मुताबिक जो है कि वो हेल्दी भी रहे, वो बनाई गई हैं, या सिर्फ एक मार्केटिंग है, अपनी चीज़ें बेचने का तरीका है, नया हरबा है? जितनी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि टिकटॉक्स पे देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनमें बहुत हद तक स्टीरॉइड्स और मरकरी शामिल होता है। तो तभी फौरी नताइज आ जाते हैं। एग्जैक्टली तभी फौरी नताइज आ जाते हैं। बिल्कुल हम सही कहे, ऐसी ख्वातीन मेरे क्लिनिक में देखे, मुंह का रंग कुछ और है, हाथों का रंग कुछ और है, वो क्रीमें लगा लगा के बुरा हाल किया होता है। डेंजरस है चीज़ें। सही डेंजरस है। और यकीनन जैसे कि हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इनका बहुत किरदार है। अगर किसी की स्किन अच्छी है तो वो स्किन के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च ही है। कर दिया उसने, हाँ। बाल अच्छे हैं तो बालों के हवाले से कोई ऑयल लॉन्च कर दिया है। ये कितना हार्मफुल है, क्योंकि सारी बच्चियां सोशल मीडिया पर ही देखती हैं। जी, डॉक्टर से बिल्कुल। कंसल्ट करने के बजाय वो जाती ही इस तरफ हैं और वो चीज़ें प्रोडक्ट पकड़े और सेम टाइप ऑफ स्किन की लड़कियां एक ही चीज़ को यूज़ कर रही हैं, तो वो कितनी नुकसान है। बहुत नुकसानदेह है, बल्कि खुद बच्चियां फिर बाद में बताती हैं कि हमने टिकटॉक पे देखा था और बाय कर लिया और अब ये हालत हुई हुई है। सही। इन चीज़ों को अवॉइड करें। सही। वो लोग तो अपना पैसा बना रहे हैं ना, उन्होंने तो प्रमोशन सही। करनी है इस तरह, सही। मगर खुद आप देख समझ के करें काम। तो जो भी डॉक्टर करना तैयबा, है। आप कम उम्र बच्चियों को अपनी स्किन को जिस तरह से अभी तो आपने बात की क्लिनजिंग करनी चाहिए, जी। आप क्या वैसे टिप्स दे रही होती हैं, वैसे समझा रही होती हैं जब काउंसलिंग कर रही होती हैं कि ट्रीटमेंट रहने दो, तुम ये डाइट में लो, ये इस तरह से करो, तुम बेहतर हो जाओगी, तुम अच्छी लगना शुरू हो सनब्लॉक जाएगी? का और इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपनी वाकई डाइट और हाइड्रेशन का ख्याल रखें तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। बस ये क्लिनजिंग, सनब्लॉक ये इनफ है यंग बच्चियों के यंग लिए। बच्चियों के लिए सही। और मतलब जितनी भी यंग बच्चियां हैं और जिनकी स्किन को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट्स की, उनको अवॉइड ही करना चाहिए। और देखिए डॉक्टर मैसेज से कहाँ से, जिन्हें बिजनेस आ रहा है लेकिन वो उसके Business आ रहा है, हाँ, वो फिर भी, बावजूद उसको प्रायोरिटाइज exactly। नहीं कर रही, वो आपको बता हाइड्रा रही। दे सकते हैं, हाइड्रा, इट्स अ गुड थिंग। yes, उसमें आप मिनरल्स वगैरह इंड्यूस करिए तो स्किन में अच्छा। लोग कहते हैं हाइड्रा का रिजल्ट कब आएगा? यार पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि हाइड्रा से वो स्नो वाइट बन जाएंगे। उनको ये लग रहा होता है सीरियसली। नहीं, ये हाइड्रा उससे तो बेहतर है। गुफ्ता शुबाना सैलून, ये छोटे मोटे सैलून्स में जाके वो जो ब्लीच करवा के polish skin कराते हैं, मैंने वही बनाने कहा से ना कि बहुत फौरी बेहतर वाला है। नतीजा और जो थोड़ा सा हाँ। लेट आता है, वो लोग उसमें को लेके ना बहुत ज्यादा वरीड भी होते हैं कि नहीं जी ये ठीक Yes। नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तैयबा। और नाजरीन, अब बिल्कुल आपने जाना, और आपको जो बच्चे हैं उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। खुद एतमादी बच्चे तो बहुत ऑब्वियसली सोशल मीडिया देखकर आप डिमांड्स कर ही रहे होते हैं और आपसे अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन आपने प्यार से समझाना बुझाना और होता है अपनी कि शक्ल को चेंज करने की जरूरत नहीं, फिल्टर हाँ। लगाने की जरूरत नहीं। आप जो हैं जैसे हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी जिए। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपकी इनर ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, तो आउटर ब्यूटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मेरे ख्याल में तो यही मेरी सजेशन। बड़ी बेहतरीन सजेशन है। इसके साथ ही ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि रिश्ते की मजबूती दो लोगों से बनती है और वो रिश्ता खोखला कैसे होता है, आज इस पर डिस्कशन करेंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि रिश्ते टूटते नहीं हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होते, बल्कि अंदर ही अंदर वो खोखले हो जाते हैं। बज़ाहिर लग रहा होता है कि बहुत खुश हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन अंदर हम देखते हैं खाते कोई ना कोई बेवफाई चल रही होती है। गैर अज़दवाजी ताल्लुकात जैसे हसास मौज़ूआत छुपे होते हैं जिनके असरात सिर्फ दो अफराद पर नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान पर नज़र आ रहे होते हैं। हाल ही में जवेरिया साउद का ये बयान कि जो शौहर बीवियों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं उनके गैर अज़दवाजी ताल्लुकात होते हैं, सोशल मीडिया पर बहस का नया तूफ़ान बन गया। सवाल ये, ऐसे ताल्लुकात की जड़ कहाँ से फूटती है और क्या मोहब्बत की कमी है, तवज्जो की तलब है या खुद एतमादी का बहरान है? क्या औरतें भी किसी हद तक जिम्मेदार समझी जा सकती हैं या ये सारा मलबा बोझ मर्द के किरदार पर ही आना है?
इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच डॉक्टर नबीहा अली खान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। सबसे पहले हमें बताइए, आपकी नज़र में गैर अज़दवाजी जो ताल्लुकात हैं, इनके बुनियादी मुहर्रिकात क्या होते हैं? मतलब कमी रिश्ते में होती है या फिर शख्स के अंदर होती है? देखिए, कमी रिश्ते में नहीं होती है, रिश्ता निभाने की दोनों ही लोग कोशिश कर रहे होते हैं। ये किसी एक शख्स का अपना ज़ाती फेल होता है। अच्छा। बेवफा कोई एक होता है, दोनों तरफ से बेवफाई यकदम नहीं हो रही होती। बहुत कम आपको ऐसे केसेस नज़र आएंगे जहां दोनों ही एक दूसरे को चीट कर रहे हो। कोई एक शख्स मुतवातर अगर चीट कर रहा है तो ये उसका अपना ज़ाती फेल है और ये अपनी चॉइस है। जब आप किसी को धोखा देते हैं तो बाय चॉइस देते हैं, ये कोई सडनली नहीं चीज़ें जो है वो सामने आ जाती हैं। आपकी ये चॉइस होती है, आपको पता होता है कि आप दूसरे अपने पार्टनर को जो है वो धोखा दे रहे हैं, मर्द है या औरत है। मैं इसमें मर्दों के हवाले से ये कहूँगी कि मर्द की तो हमेशा नेचर ही ये रही है कि वो मुख्तलिफ औरतों को जो है वो देखकर खुश होता रहे, और उसको जहाँ से जो है वो कोई भी अट्रैक्शन नज़र आती है या उसे ज़रा सा भी नज़र आता है कि लड़की मेरे साथ जो है वो फ्रैंक हो सकती है या यहाँ मेरा चांस बन सकता है, तो वो फ़ौरन से उसको जो है वो अपने साथ अटैच करने की कोशिश करता है। औरतें ऐसा क्यों करती हैं? औरत ने हया का पैकर जो है वो बनना था, औरत ने हया का ध्यान करना था, औरत ने अफेयर क्यों चलाया एक ऐसे शख्स के साथ जो ऑलरेडी शादीशुदा है? मैं हमेशा ऐसी औरतों को कहती हूँ कि आपको अगर पता है, या वो यंगस्टर लड़कियाँ जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ हैं, वो क्यों अफेयर चला रही हैं ऐसे लड़कों के साथ या ऐसे मर्दों के साथ जो पहले से शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, इसका मतलब है कि आप भी उनके साथ मुखलिस तो नहीं हैं। आप भी अपनी कोई ब्रांड कॉन्शियस हैं, या आपके भी अपनी कोई लाइबिलिटीज़ हैं, अपनी कोई जो है वो आपकी ख्वाहिशात हैं जिनको पूरा करने के लिए आप किसी एक घर को तोड़ रही हैं, किसी एक घर की पूरी बुनियादें तक जो है वो आप हिला रही हैं। देखिए, बीवी के लिए उसका शौहर सबसे ज्यादा कीमती शय है। आप पूरी कायनात अगर कह लें कि एक बीवी के लिए, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि जो शौहर है वो औरत के लिए कीमती शय होता है। उस सब के बावजूद अब जवेरिया सऊद का अगर हम बयान देखें, उन्होंने कहा जी जो मर्द बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं, जिसको आप कह रही हैं कि एक ही एक शय होती है औरत के पास, समटाइम्स फिर ये ऐसा भी होता है कि क्या वाकई ऐसा है कि जो मर्द बहुत ज़्यादा अपनी बीवी का ख्याल रख रहे होते हैं वो बाहर कहीं ना कहीं उनका कोई रेड फ्लैग हो सकता है? सच बता दूं, सच जानना चाहती हूं। सच ये है, मैं सच ही बोलती हूँ और सच ही बताऊंगी। जिनकी बीवियां डाडी होती हैं ना, उनके शौहर के उनकी बीवियों को पता ना चले, उनका ज्यादा ख्याल रखते हैं, उनके साथ जो है वो उनके टाइम भी पूरा दे रहे होते हैं, लेकिन बाहर उनके अफेयर्स भी होते हैं और वो उन्होंने ऐसे खास तरह से छुपाए हुए होते हैं। मोबाइल फ़ोन में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मैं बता दूं तो लड़ाइयाँ पड़ जाएंगी यहाँ पे घर में, तो मैं इसलिए नहीं बताना चाहती कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे खुफिया जो है वो खाने हैं जिसमें आप बाकायदा तौर पर मैसेज सिर्फ उस बंदे को आएगा तो उस बंदे को पता चलेगा जिसने वो वहाँ सेव किया हुआ है। इसके अलावा साथ वाला बंदा साथ भी बैठा होगा तो उसको भी नहीं पता चलेगा कि मैसेज जो है वो कौन से बॉक्स में आ रहा है। ये व्हाट्सएप ने जो है वो एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है और बाकायदा तौर पर 2 ऐसे बॉक्सेस हैं जहाँ पर आप अपनी जो है वो पर्सनल चैट को सेव कर सकते हैं। लॉक चैट, यस, लॉक चैट वगैरह, जिसमें आप जो है वो बाकायदा तौर पे देख सकते हैं कि वहाँ कौन मैसेज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मुसलसल आपको मुतवातर मैसेज भी आएगा तो आप ही को पता चलेगा, आप ही जब रिप्लाई करेंगे तो पता चलेगा। एज इट इज़ जो है वो शौहर भी और बीवी भी जो कहेगा मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, मेरा तो देखें जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता तब तक वो बहुत वफादार है। अच्छा, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। और उसके खिलाफ अगर कुछ लोग तो इतने चालाक होते हैं, गैस लाइटिंग करते हैं और बाकायदा तौर पे जो नार्सिसिस्ट होते हैं कि जो पकड़े भी जाते हैं तो अपनी गलती को नहीं मानते, बल्कि बाकायदा अपने पार्टनर को ही गलत साबित करके उस पर इल्जाम लगा देते हैं। केसेस होते हैं कि अगर पकड़े जाए तो वो ज्यादा शेर हो जाते हैं, वो ज्यादा तंग करते हैं और ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाते हैं। और फिर उसके बाद देखिए, एक बीवी का क्या है, 3 लफ्ज़ हैं जिससे कबूल है, कबूल है, कबूल है। एक शौहर उसकी ज़िंदगी में एंटर हो गया और फिर उसके पास उसको ये भी जो है वो सिक्योरिटी नहीं कि 3 लफ्ज़ वो बोलेगा और वो आपको बाहर निकाल देगा। तो ये क्या जो है वो अजीब सा एक ताल्लुक, के इतना मजबूत ताल्लुक और उतना ही नाजुक ताल्लुक। तो उससे पहले लोग शादी की तरफ क्यों नहीं जाते? आज हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो सिर्फ अपना रिलेशनशिप रखने पर क्यों तवज्जो देते हैं कि रिलेशनशिप टूट भी जाए तो वो किसी और से रिलेशनशिप बना लेंगे, लेकिन अगर शादी टूट जाए, तलाक का टैग लग जाए, तो सारी जिंदगी एक औरत के लिए जो है वो ये दाग बन जाता है हमारे माशरे में कि जी ये तो तलाक याफ्ता औरत है। डॉक्टर नबिया, हम जवेरिया साउद की बात करें, एक और अदाकारा है, उनकी भी ये स्टेटमेंट आई थी पिछले दिनों कि आपने फिर अगर अफेयर रखने हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखने हैं, तो उससे बेहतर है आप दूसरा या तीसरा निकाह कर लें।
अच्छा देखें, वैसे तो एक मर्द Endorse के लिए करेंगी against हैं आप इसके? मैं नहीं 4 शादियों को इंडोर्स करती कभी भी। मैं Okay. हमेशा कहती हूँ, मुझे मैं जो है वो जाहिरी बात है, मैं खुद भी मैरिड हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं देखती कि 4 शादियाँ मर्द जो है वो करके बैठे हैं। अगर किसी को देखिए, अगर किसी को गंद करने की आदत है तो कोई बड़े से बड़ा माहिर नफ्सियात भी, कोई बड़े से बड़ा जो है वो उनके घर का कोई ऐसा बड़ा जिसकी वो बहुत बात मानता है, अगर किसी शख्स को गंद में मुंह मारने की आदत है तो वो बाज नहीं आएगा, चेंज नहीं हो सकता। नहीं चेंज हो सकता। अगर उसने गंद करना है तो उसने कर ही लेना है, जिसने करना है वो करके ही छोड़ेगा। वो आपको ऐसे चला देगा, ऐसी चालाकी से जो है वो अपनी बीवी को ट्रीट करेगा कि पता भी नहीं चलेगा। सही। ये चालाकी और मक्कारी एक खास किस्म के मर्दों के जहन में होती है जो प्री प्लान ये सब कुछ जो है वो करते हैं। हर मर्द ऐसा नहीं होता। इज्जतदार लोग भी हैं, शरीफ उन नफ्स ऐसे भी लोग हैं। भी हैं जो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत का ख्याल रखते हैं, और यकीनन ऐसे कुछ भी हैं ऐसे लोग भी हैं जो जिनके लिए कहते हैं खिलौना है औरत। मर्द बड़ी प्यारी चीज है, तो वो ये वाली स्टेटमेंट नहीं, मर्द बहुत अच्छी चीज है, नो डाउट। मर्द के बगैर जो है वो औरत नामुकम्मल है, लेकिन मर्द अगर एक औरत का हो तो वो मर्द है। फिर मर्द है, सही बात ये है। मर्दानगी नहीं है कि आप जगह जगह कितने मुंह सारे। मारते फिर रहे हो और आपका ये करैक्टर हो कि आप अपने आप को खानदानी मर्द कह रहे हो कि जी मैं फलां के साथ भी, फलां के साथ भी, क्योंकि देखिए ये बातें छुपी नहीं रहती और बीवी को तो पता चल ही जाता है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने वाले मर्द हों या औरतें हों, ये पकड़ी जरूर जाती लेकिन हैं। अगर जवेरिया सऊद की हम स्टेटमेंट देखें, कुछ ऐसी भी, जैसे अगर तो औरत शार्प है या वो ये जैसे आपने कहा डाडी है, तो शायद मर्द का बिहेवियर ऐसा हो, जो बेचारी ऐसी हो, सादी हो, मासूम हो, उनके जिनको सामने आइडिया कर रहे होते चालाकी हैं, ना हो, उनके तो सामने वो- कर रहे होते हैं। उनको कैसे पता चलेगा कि ये इंसान या ये शख्स वाकई बेवफाई कर सब रहा है? पता चल जाता है। आपका किरदार आपका मोबाइल फोन है। अच्छा, जिसका किरदार आपने देखना है ना, आज के जदीद दौर में टेक्नोलॉजी के दौर में एआई से कम्पीट करना है, तो एआई तो बाद में आपको बताएगा, पहले आपको उसका मोबाइल फोन जो है वो सब कुछ बता तो देगा। यही वजह है कि दोनों तरफ से फिर जब शादी होने वाली होती है तो सिमें भी तोड़ दी जाती हैं, फिर फोन का ब्लॉक रिकॉर्ड भी देनी उड़ा दिया चाहिए। जाता है। तोड़ देनी चाहिए। ये सिमें जो हैं वो बहुत बड़ा अजाब है, क्योंकि आपकी पुरानी फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स वो ज़्यादा तंग करती हैं। जब आपकी निकाह हो जाता है, आपकी शादी हो जाती है, आपकी बीवी को ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट की जाती है। आपकी पुरानी दोस्तियाँ आपकी शादी के आड़े आके खड़ी हो जाती हैं और खुदा न खास्ता फिर बाद नौबत जो है वो तलाक तक चली जाती है। हमारे यहाँ तलाक की रेशो इसी वजह से बढ़ रही है। आपको पता है कि 70% लोग अपना घर इसलिए तोड़ देते हैं कि वो अपने शौहरों को या अपनी बीवियों को किसी और के साथ जो है वो बात करते हुए पकड़ लेते हैं। 70% हमारे यहाँ इस तरह की जो है वो मामलात हैं। क्यों मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है आज? इसलिए कि बेजोड़ शादियाँ हैं। अगर चलें जी, किसी का मेंटल कंपैटिबिलिटी मिलती है तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती, फिजिकल मिलती है तो मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के लिए जो है वो बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन जो जिसने बेवफाई लेकिन करनी है नबीला, ना, ये उसे सारे किसी की केसेस हिम्मत हमारी पे कर कोशिश जानी यही है। है कि हम अपनी डिस्कशन से जो को घर टूटने वाले हैं या उस नहज तक पहुंच गए हैं उनको कम से कम बचा सके। बिल्कुल। देखें, अब हर किसी के साथ अगर आपकी फ्रैंकनेस है ऑपोजिट जेंडर के साथ, तो जरूरी तो नहीं है कोई आपका अफेयर ही चल रहा हो, जी। लेकिन परसीव इस तरह से कर लिया जाता है खातून खाना की नहीं, जानिब क्यों से भी। फ्रैंकनेस हो? अगर आप शादीशुदा है, क्यों फ्रैंकनेस हो? मतलब आप अपने कोलीग्स के साथ हैं या आप किसी और के साथ हैं जो colleagues आपके के साथ normal क्लास रहे, फेलोज हैं, normal आपके रहे। कॉलेज फेलोज हैं, नॉर्मल रहे। हाँ, normal आपकी रहे। वैसे आज के बाद से frankness आपने level मेरे है। साथ हंसना नहीं है। नहीं, देखिए हंसते जब हुए शादी वीडियो हो नहीं जाए, डालनी। जब शादी आपके लिए भी आप भी जरा Yes, समझ लें इस समझ बात को जी। कि अगर आपकी बीवी हैं और वो आपका बैठी शो देख रही हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जिस एंकर के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं उनके Exactly. साथ आपका एक, ठीक है आप हंसी Working मजाक करें, behavior सब होना कुछ करें, चाहिए। लेकिन आपके एक बिहेवियर से शो होना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी में कोई ऐसा जो है वो आप उनको जो है वो ऐसा अच्छा, लुक उसकी- नहीं दे रहे। यही मेरा नुक्ता मैं है। ना मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हल्की सी डिस्कशन भी जो है ना किसी के साथ हो तो कुछ से कुछ, यानी वो कहते हैं ना गलदी लल बना लेना, वो लोग भी बना लेते हैं, तो इस तरह से गलत समझ भी लेते हैं सर और मैं घर कहती टूट हूँ भी जाते चेहरों हैं। से पता चल जाता हाँ। है कि कौन किसके साथ कितने हद तक इन्वॉल्व है, और आपकी बातें और आपकी फ्रैंकनेस बता देती है कि कोई क्या कर रहा है। Yes. जो Limits मर्द cross ना करें आप आपका अपनी। शौहर या Yes. आपकी बीवी किसी के साथ इतनी फ्रैंक है कि वो गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, मेरा फ्रेंड है, मेरे कॉलेज फेलोज हैं, मेरे ये हैं, ये तो लेकिन वो acceptable नहीं कॉलेज है। की बातें कॉलेज तक। कॉलेज पुरानी तक हो है। गई ना। आप अपनी बीवी के सामने ये हरकत करेंगे या शौहर के सामने बीवी ये हरकत करेगी। इवन मैंने देखा है कि भाइयों से भी गले मिल रहे होते हैं, Yes. मिल रही होती हैं खवातीन की, मेरा भाई है ये वो। मुझे तो ये भी पसंद नहीं, मैं आपको पसंद नहीं सच्ची है, बात सही, बताऊं सही। कि ये भी अच्छी बात नहीं। अच्छा नबिया, ये तो हो गया शादीशुदा ना हो कि जाए, बहुत चीज़ों खवातीन का हो या ध्यान मर्द रखना हो, पड़ेगा। दीन दोनों को इस्लाम ही में वाज़ेह ख्याल, कमाल है। दोनों को ही ख्याल करना चाहिए। और उज़ैर की तर्जुमानी तो खैर मैं यहाँ कर देती हूँ, बहुत अच्छा इसको वर्क रिलेशंस रखने आते हैं हर अब किसी ये के साथ, नहीं है, बहुत देखिए जबरदस्त मैं है। आपको एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूं नफ्सियाती तौर पर। अगर ऐसा नहीं है कि कोई शख्स, कोई मर्द जो है वो बहुत ही ख्याल रख रहा है, प्यार कर रहा है,
तो जी जी, उसका ये- कहीं बाहर यही अफेयर बात। चल रहा है, ये भी नहीं है। ये मैं डबल एज आपको वेपन बता है ना दूं। ये बयान जो है। मैं हाँ, यही जानना मैं चाह आपको रही ये बताना चाहती हूँ, उसकी वजह ये है कि देखें सिर्फ इस एक उन्होंने शायद पता नहीं क्या सोचकर ये बात की होगी, उनके एक बयान को उठाकर जो है वो इस तरह से इन्होंने वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पे यही काम करते यही हैं, काम वो कहना कुछ होता है किसी ने और कर कुछ देते हैं Perceive ये। और कुछ करते तो मर्दों के जवेरिया बारे कहने में का मकसद जी। जो है वो कुछ और था, अगला जुमला कुछ और था, जुमला एक उठाया गया। मेरे कई एक जुमले उठाते जुमले हैं उठाते और उसको हैं। वायरल कर देते हैं, वायरल कर अगली देते बात हैं, बताते और नहीं है कि ये मैंने भी क्या कही। दूसरा पहलू इसका ये भी हो सकता है ना डॉक्टर नबिया कि अगर वो ख्याल रख रहा है, मर्दों के बारे में कहा जाता है कि कम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसिव कम होते हैं, तो वो फिर किसी और अंदाज से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, कोई गिफ्ट दे के या कोई आपका ख्याल रख के। तो इसका कोई मतलब अच्छा ये नहीं कि सूट सबको खरीद के ही दे देते हैं। आप लाइन के उस पार खड़ा कर दें कि नहीं नहीं। नहीं नहीं, जो ख्याल रख रहे होते हैं वो अच्छे मर्द भी हैं आपके, जो है वो अपने शौहरों पे जो है वो शक करना ना शुरू हो जाए शक कि करना मेरा शुरू- शौहर। हाँ। अब देखिए अगर वो ख्याल नहीं करेगा तो औरत को प्रॉब्लम, तो भी मसला अगर वो है, ख्याल yes। ज्यादा कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम। बिल्कुल, फिर औरत ने बिल्कुल टिकना सही। किधर है ऐसे ही है, और जाना बिल्कुल। किधर है? फिर आपकी सोच क्या, आपके डायरेक्शन क्या? आप तो अपनी हमेशा मर्द को direction। गलत ही समझते रहेंगे। तो मर्द को गलत ना समझें। मर्द देखें, दो चीजें सीख लें। एक, जब आपका शौहर आपके साथ होना तो उसकी इज्जत करना आपका फर्ज फर्ज है, ठीक है। वो गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है, अगर वो आपको टाइम दे रहा है, आपकी लाइबिलिटीज पूरी कर रहा है, आपको मोहब्बत दे रहा है, आपके बच्चों को जो है वो तमाम तरह जो है फैसिलिटीज दे रहा है, आप उसकी इज्जत करना आप पे लाजिम है। ठीक है। मैं तो कहती हूँ मर्दों को अगर आप पकड़ भी ले, मेरा भी शौहर हो, मैं अपनी बात भी करती हूँ, अगर आप पकड़ भी लें तो भाई उस औरत को भगाए ना जो उसकी जिंदगी में है। आप खुद ही भाग जाती हैं, यानी खुद ही कि मैदान आप छोड़ यहाँ दिया गलत आपने। है, आपने Yes। मैदान नहीं छोड़ना। सही, अगर हमारे आपने सिपाही अपना बॉर्डर छोड़ के जो है वो अपने घर बैठ जाए सही। जाके, तो फिर खवातीन बॉर्डर के की लिए जी हिफाजत कौन मैदान नहीं करेगा? छोड़ना बड़ी अच्छी बहुत गुफ्तगू एक conclude औरत हुई है जो डॉक्टर जो है है वो उसका घर, उसका मोर्चा है, सही। अपने मोर्चे को नहीं अपने छोड़ना। मोर्चे को नहीं छोड़ना। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू, और इससे यकीनन वो खवातीन जो डाउट्स करती हैं उनको भी लेसन मिला होगा। और जो ऐसी खवातीन जो ये सोचती हैं कि मर्द बहुत ख्याल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बाज आ जाए। ये गलत औरतों दोनों, से ताल्लुक ये स्टेटमेंट के बनाने दोनों रुख से। देखने चाहिए, मर्द खवातीन या दोनों ही हो, दोनों ही अच्छे तरीके से नहीं तो रिश्ता बहुत बेहतरीन अंदाज में चल सकता है। और ये तो हमने अच्छी गुफ्तगू कर ली है। रिश्ते की बात हो रही है तो आपका हमारा जो रिश्ता है रिश्ता, वो भी yes। बहुत खास है, बहुत खास मोहब्बत, है। एतमाद, प्यार का, यकीन का रिश्ता है हमारा। और आपने हमेशा हम पर एतमाद की है, अपना जो कीमती फीडबैक है Yes। वो भी आप उसे हमें पहले हम नवाजते रहते हैं। वीडियो देख लेते हैं, फिर हम खुशी आपसे शेयर करते हैं और आपका फिर thank you सरप्राइज भी है आपके लिए। उसी अंदाज में करेंगे। तो जनाब अगर आपकी नंबर्स पे नजर नहीं पड़ी तो हम आपको बता Yes। दें कि जनाब अब हम 1 मिलियन से 1 ज़्यादा की मिलियन फैमिली जो है वो की बन चुके फैमिली। हैं। और आपका हमारा जो ताल्लुक है ये बड़ा ख़ास है। और ये सरप्राइज़, ये खुशी हमने ये ज़रूरी समझा कि सबसे पहले हम आपके साथ ही आपके शेयर साथ करें। शेयर करें। और यकीनन हमारी टीम को चाहिए वो 1 मिलियन हमारे लिए लेकर वो ज़ाहिर से भी 1 मिलियन रिसीव किया जाए। 1 मिलियन की देखिए मान खुशी आपने 1 बहुत मिलियन वाले ज़बरदस्त। केक पे भी जाना। यस, अभी हम अपनी टीम के साथ केक भी काटेंगे 1 Celebrate मिलियन करते हैं जी, खुशी का तो मौका। सेलिब्रेट करेंगे। यकीनन खुशी का मौका है और अपनी ऑडियंस के साथ भी हमने कहा ज़रूर शेयर हमारी करें। family इसी तरह grow Family करती इसी तरह रहेगी ग्रो वहाँ। करे और हम 1 मिलियन से आगे 10 मिलियन तक भी जाएं इंशाल्लाह आगे बहुत तरक्की करें। और सितारों से आगे जहां और भी हैं। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते नहीं, मतलब कल मुलाकात जुम्मा है, होगी। कल दोबारा कल मुलाकात होगी कल आपसे। मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।